हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके डाल दिए हैं और अगला जो प्रैक्टिस सेट है आपका 5वां, वो आज मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य दे रखा है आपको 250 रुपये। अंकित मूल्य पर 20% और X% की 2 डिस्काउंट दे रखे हैं आपको, और बाद में इसको 185.60 में बेचा जाता है। तो आपको निकालना है सेकंड जो डिस्काउंट था, यानी कि एक्स का मान आप लोगों को निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है मार्केट प्राइस यानी कि एमपी, कितना दे रखा है 250 रुपये, और 2 डिस्काउंट दिए हैं आपको। पहला जो डिस्काउंट है वो दिया हुआ है आपको 20%। डिस्काउंट जो सेकंड वाला है वो दिया हुआ है आपको X%। ठीक है, और बाद में इसको बेचा जाता है कितने में, 185.60 के अंदर। तो देखिए सेकंड जो डिस्काउंट था, यानी कि एक्स का मान आप लोगों को निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है मार्केट प्राइस यानी कि एमपी, कितना दे रखा है 250 रुपये, और 2 डिस्काउंट दिए हैं आपको। पहला जो डिस्काउंट है वो दिया हुआ है आपको 20%। डिस्काउंट जो सेकंड वाला है वो दिया हुआ है आपको X%। ठीक है, और बाद में इसको बेचा जाता है कितने में, 185.60 के अंदर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। पहला तरीका तो क्या करते हैं हम लोग, 250 रुपये आपका MRP है, इस पर पहला डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का अगर डिस्काउंट दिया है तो वो बेचेगा कितने के अंदर, क्या वो 80% में बेचेगा क्या। ठीक है, सेकंड जो डिस्काउंट है वो आपका X% है, तो क्या वो 100 माइनस X में बेचेगा क्या। अब इतने पे इसने 2 डिस्काउंट दे दिए, अब वो डिस्काउंट देने के बाद क्या बेचेगा, वो सेलिंग प्राइस में बेचेगा, यानी कि जो अब आएगा वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको, 185.60। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगर मैं ऐसे पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बटे 2 जीरो जाएंगे क्या। अब एक काम करो आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे काट दो, 1 जीरो से ये जीरो काट दो, 25 से काट दो ये 4 बार, 25 से काट दो ये कितनी बार, 1 बार। ठीक है, अब देखिए आप लोग, और कुछ कट जाएगा ये कटेगा आपका, 2 से काट दो इसको 5 बार, और 2 से इसको काट दो। एक काम करो, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 1 2 3 6, 923 आ गया। और कुछ कटने वाला है क्या यहाँ पर, 4 से काट दो ये 2 बार। ठीक है, तो अब एक काम करो आप लोग, ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। तो मैं इसको ले सकता हूँ 100 माइनस एक्स बराबर 923 बटे 10। ठीक है, 2 नाम 18, 2 दिन 4 और 1 2 दिन, सॉरी यहाँ पर ये 8 आएगा ना, भाग दोगे तब। ठीक है, तो ये आ गया 928। अब एक काम करो आप लोग, 100 माइनस एक्स कितना आ गया आपका, ये आ गया कितना, 928 था, तो एक भाग दोगे तो 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, 92.8 आ जाएगा। अब एक काम करो, 92.8 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, और एक्स का मान निकाल लो। तो 100 माइनस आ जाएगा 92.8, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.2%। तो आपका जो सेकंड डिस्काउंट है वो आ जाएगा 7.2%। ठीक है, ये था इसका बेसिक मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से करना चाहें, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड तरीके से बताऊँ आपको, तो एग्जाम में कैसे करना है आपको क्या करना है, आपको पता है कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यानी कि एमपी आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी आप लोगों को दिया हुआ है। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 250। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 185.60 रुपये। ठीक है, पहला डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 20%। अब 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब होता है कि 5 रुपये की कोई चीज़ है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, 5 रुपये है। 5 रुपये की चीज़ पर अगर वो 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, मुझे बताइए ये क्या है, डिस्काउंट है। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 रुपये की चीज़ पर अगर कोई 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो क्या वो उसको 4 रुपये में बेचेगा क्या। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि एमपी जो है उसकी वैल्यू 5 है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम क्या कर देंगे, 250 के नीचे लिख देंगे कितना, 5, क्योंकि एमआरपी है ये आपका, और सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो इसको भाग देंगे 4 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सेलिंग प्राइस के अंदर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे पहले तो। जैसे ही हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, पॉइंट को मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगी आपकी, 5 से काट दो कितनी बार, ये 50 बार कट जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से काट दो इसको कितनी बार, 4 चौको 16, 2 4 6 की 24, 1 4 चौको 16। ठीक है, 4 64 आ गया आपका। अब किससे कटेगा ये कट जाएगा आपके कितने,
ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो 2 से आ जाएगा ये 25 बार, और 2 से काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अभी 10 है यहाँ पे, तो एक काम करेंगे, ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, या पॉइंट लगा दो, या एक काम करो, इस 10 को इधर ले आओ, 10 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 250, ये बन जाएगा 232, ठीक है। अब बताइए 250 पे कितने का डिस्काउंट दिया उसने? कोई 250 की आपकी MRP थी और आपने डिस्काउंट देके उसको 232 रुपये में अगर आपने बेच दिया, तो मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का हुआ? 250 में से मैं 232 अगर माइनस करूँ तो कितना होगा? देखिए 50 में से एक काम करता हूँ मैं, 30 घटाता हूँ पहले, तो कितना बचेगा? 20, ठीक है, और 2 घटाना है, कितना बचेगा? 18। और कितने में निकालना है आपको? 250 पे, 18 का डिस्काउंट है आपका, और कितने पे? 250 पे, इंटू कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए। सोल्व करेंगे तो देखिए 25 से काट दो 10 बार, 25 से काट दो 4 बार, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18 चौक 72 बटे 10 है, तो कितना जाएगा? 7.2%। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इस मेथड को छोड़ दो आप लोग और इस मेथड को अपनाया करो, इससे क्वेश्चन आपका आसान होगा। अगर इसके अंदर मान लो वैल्यू अगर आपकी अभी डिस्काउंट दे 20% आया, अभी तो आसान सा आ गया। अगर डिस्काउंट आपका 37.5 आ गया या और डिस्काउंट आ गया, तो आपको यहाँ पर सोल्व करने में दिक्कत आएगी आपको कैलकुलेशन के अंदर, और इस तरीके से आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितने मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह अपने पूर्व के बराबर धनराशि क्या करता है? बचाता है, तो उसके द्वारा खर्च में कितनी % की वृद्धि हुई, ये आप लोगों को निकालनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है उसकी इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है। सबसे पहले लिखनी है आय कितनी है, इनकम कितनी है। उसके बाद उसका खर्चा कितना है, उसने कितना तो खर्चा किया, यानी कि उसका कितना एक्सपेंडिचर है। उसके बाद इसने कितनी इसने बचत की, यानी कितनी इसने सेविंग की, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है अपनी आय का 25% क्या करता है? बचाता है। जब भी आपको परसेंटेज में क्वेश्चन दे तो आप उसको 100 मान लिया करो। तो मैंने अगर इनकम को यानी कि उसकी आय को अगर मैं 100 मान लूँ, तो मुझे बताइए वो 25% क्या करता है? बचाता है। अगर वो 25% बचाएगा, 100 रुपये उसकी इनकम थी और 25 अगर रुपये बचा रहा है वो, तो खर्चा कितना करेगा? 75, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय के अंदर 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, मुझे बताइए, तो उसकी आय कितनी जाएगी? 120 हो जाएगी क्या? क्योंकि 20% निकालोगे 100 का तो 20 ही आएगा, तो 120 रुपये हो गई। लेकिन आगे क्या कर रहा है? फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है। यानी ये कह रहा है कि जो इसकी सेविंग जो पहले थी, पहले जो सेविंग थी 100 पर, सेविंग अभी भी उसकी उतनी ही है, सेविंग में कोई चेंज नहीं किया उसने। यानी कि सेविंग कितनी है आपकी? 25 रुपये। मुझे बताइए अगर आपकी आय 120 रुपये, आपकी इनकम 120 रुपये है और 25 रुपये अभी बचा रहा है वो, तो खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा कितना करेगा वो करेगा 95। 120 में से माइनस कर देना 25, तो कितना आएगा? 95। तो 95 क्या कर रहा है वो? खर्चा कर रहा है। तो मुझे बताइए पहला खर्चा कितना था आपका? पहले खर्चा था आपका 75 और अब खर्चा कितना है आपका? 95। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि उसके खर्चे में कितनी % की बढ़ोतरी हुई, कितना खर्चा जो है उसका बढ़ा। तो मुझे बताइए कितना बढ़ा आपका ये खर्चा? ये बढ़ा आपका कितना? 20 बढ़ गया। तो 20 खर्चा बढ़ गया आपका, एक्सपेंडिचर है वो 20 बढ़ गया। और कितने पे बढ़ा? वो बढ़ा का 75 पे, 75 पे बढ़ा है। तो 75 पे हम लोग निकाल लेंगे और आपको परसेंटेज में आपको वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। फिर कैसे करेंगे इसको? 25 थी 75, 25 से काट देंगे 4 बार, तो कितना आ जाएगा? ये 80/3। या तो आपका आंसर ये आ जाएगा, नहीं है तो आगे सोल्व कर लो इसको। अगर आप उसको काटोगे तो कितने आएगा? ये 26 बार कट जाएगा आपका। 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचेगा, 3 6 18 और 2/3 ही आ जाएगा। तो 26 सही, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है, आप लोग इसको देख सकते हो। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आय ले ली 100 रुपये, अगर वो सेविंग कर रहा है 25 रुपये, तो बचाया कितने? वो खर्चा कितना करेगा आपका? 75 रुपये। अब ये क्या कर रहा है कि उसने आय को 20% बढ़ा दिया, तो आय कितनी हो गई इसकी? 120 हो गई।
लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसकी जो बचत थी पहले 25 रुपये थी, अभी भी 25 रुपये ही है, बचत में उसने कोई चेंज नहीं किया। अगर वो बचत में कोई चेंज नहीं करेगा यानी कि 25 रुपये ही बचाएगा, तो मुझे बताइए 120 रुपये में से अगर 25 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है वो 95 खर्चा कर रहा है। अब उसकी उसका जो खर्चा हुआ उसमें कितने की वृद्धि हुई 20 की, तो 20 की वृद्धि हुई और कितने पे हुई 75 पे, इंटू कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 26 सही 2/3। ये आपका पहला सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था पहला आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक खंभे के आधार से 75 मीटर और 48 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से खंभे के उन्नयन कोण दे रखे हैं आपको अल्फा और बीटा। यदि अल्फा और बीटा क्या है, पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो खंभे की हाइट आपको निकालनी है, ऊंचाई आप लोगों को निकालनी है। क्या कह रहा है देखिए, ये आपका एक खंभा है, ये आपका क्या है एक पोल है, खंभा है। अब ये कह रहा है इसके आधार से, इसके ये आधार है बेस, इससे क्या कह रहा है ये 75 मीटर और 48 मीटर। देखिए पहला तो कह रहा है आपका 48 मीटर लेंगे पहले तो अब मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 48 मीटर है। इसको पॉइंट मान लेता हूँ मैं एक बार, ये पॉइंट मान लेता हूँ इसको, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है आधार से, आधार से अगर ये 48 मीटर दूरी पर है, सेकंड जो पॉइंट बोला है वो बोला है इसने 75 मीटर, वो भी आधार से बोला है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं, वो मान लेता हूँ 75 मीटर, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट नाम दिया बी। अब क्या कर रहा है वो कि दूरी पर इसे दो बिंदुओं से खंभे के उन्नयन कोण दे रखे हैं आपको अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो इसने बोला है कि 75 जो पहले डिस्टेंस है इससे तो बन रहा है आपका एंगल अल्फा, ये एंगल तो बन रहा है आपका अल्फा, और सेकंड जो आपका बन रहा है वो बन रहा है बीटा। उन्नयन कोण आपको बोला है इसने अल्फा और बीटा, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले और आपसे बोल दे कि अल्फा और बीटा जो हैं वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि दोनों को सम 90 डिग्री है यानी कॉम्प्लीमेंट्री आपको बोल दे, तो ध्यान रखना हम हाइट निकालते हैं, हाइट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइट निकालने का डायरेक्ट ही आपका फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का क्या करना है रूट निकाल लेना है, 48 × 75 का गुणा करना है और रूट निकाल लेता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। गुणा करोगे आप लोग तो ये बनेगा आपका 3600 बनेगा, ठीक है। 3600 बन जाएगा, उसका कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा आपकी हाइट। तो ये तो था इसका शॉर्ट तरीका, आप इसको विद इन सेकेंड कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग। लेकिन इसी क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे वो आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 डिग्री है, मैंने आपको क्या बताया, ये तो आपको एग्जाम में सोल्व ऐसे ही करना है। अब इसका बेसिक क्या होता है बताता हूँ, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ कि 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ आपका, इसको मैं अगर मान लूँ सी पॉइंट मान लूँ, इसको मैं अगर मैं डी पॉइंट मान लूँ, तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ डी सी ए का ट्रायंगल लूँ, तो मुझे बताइए ये आपको हाइट है और ये आपका क्या है बेस है, तो मुझे बताइए हाइट मतलब लंब हो गया क्या, थीटा के सामने क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किसका होता है आपको पता होगा कि लंब बटे आधार होता है आपको tan थीटा, और अल्फा आपको बीटा वो दिया हुआ है आपको, तो tan बीटा कितना आ जाएगा लंब बटे आधार यानी कि हाइट अपॉन बेस, बेस कितना आपका 48 मीटर। वैसे ही अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो बड़े ट्रायंगल में आप देखोगे इसका ये अल्फा कितना आपका एंगल है, और इसके सामने क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है ना, हाइट हो गई। तो मुझे बताइए tan अल्फा अगर मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा आपका हाइट अपॉन बेस कितना है आपका 75 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस अल्फा बराबर दे रखा है आपको h अपॉन 48, ठीक है। और tan अल्फा आपको ऐसे ही दे रखा है h अपॉन 75। अब मैं क्या करता हूँ दोनों को गुणा कर लेता हूँ, जैसे मैं दोनों को गुणा करूँगा तो आप बताइए tan 90 माइनस अल्फा कितना होता है, ये होता है आपका कोट अल्फा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ tan चेंज होगा कोट के अंदर। तो मुझे बताइए दोनों को गुणा करूँगा तो tan इंटू कोट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा क्या, मैं क्या कर रहा हूँ ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, मैंने 1 इंटू 2 कर दिया इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा tan इंटू कोट 1 आ जाएगा। इसको मैं लिखूँगा h अपॉन 48 इंटू h अपॉन 75, तो क्या आपके h स्क्वायर की जो वैल्यू है
वो क्या 48 इंटू 75 ही आनी है क्या। और आपको हाइट निकालनी है तो क्या कर देंगे, रूट निकाल लेंगे। तो 48 इंटू 75 और ये बनेगा आपका 3600 यानी कि 60। तो 60 आपका आंसर था। ये तो मैंने आपको इसका बेसिक बताया है, बाकी आपको ये तरीका याद रखना है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको बेसिक इसका आना चाहिए। बाकी इसका तरीका यही होता है, दोनों का रूट लेना है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रूट लेना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ पाए होगे आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसको करने की एक बार कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने की एक बार कोशिश करो। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है, x जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14 और 36 से हम डिवाइड करें तो प्रत्येक बार शेषफल जो है आपका रिमाइंडर जो है वो 4 बचता है। प्रत्येक बार रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 4 बचता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। आगे साथ में क्या बोला है इसने, लेकिन जो आपको वैल्यू दी गई है वो 11 से क्या है, डिविजिबल भी है। तो x के अंकों का योग कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको x क्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि वो 8 से, 9 से, 14 से, ठीक है, ये 12 भी है आपका साथ में, 12 भी है, 14 भी है और कितना है, 36 है। इन सबसे क्या होना चाहिए, डिविजल होना चाहिए। और आपका जो है क्या बोलता है कि बाद में शेषफल बचता है 4। आपका जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है आपका प्लस का 4, ठीक है, 4 शेषफल बचता है आपका। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सबसे पहले सोल्व कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है इनका एलसीएम। इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप लोग क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, वो कोई किसी का मल्टीपल होगा, जैसे मैंने मान लिया कि वो पी का मल्टीपल है, उसके अंदर क्या करते हैं, रिमाइंडर जो बचता है उसको शेष को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपका आता है एक्स की वैल्यू, ये क्या आती है आपकी एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन साथ में ये क्या बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको 11 से डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं, यानी कि पी का कोई मल्टीपल देखते हैं जो क्या हो 11 से डिविजिबल हो। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो देखिए अब हम सोल्व कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे एलसीएम। अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप लोग, आपको पता होगा कि 8, 9, 12 और 36 की बात करूँ तो इनका एलसीएम तो कितना होता है, 8 की बात करूँ, 9 की बात करूँ, 12 की और 36 की, इनका एलसीएम तो होता है 72, ठीक है। और मैं बात करूँ 14 की, 14 की बात करूँ तो ये क्या होता है 7 इंटू 2, तो 2 तो आप इसमें ले चुके हो, लेकिन 7 इसमें नहीं आया अभी तक, 7 नहीं आया तो सोल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14, 1 7 49 50, तो 504 के आ गया आपका इसका एलसीएम आ गया, 504 के आ गया इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 504 अगर इसका एलसीएम आ गया तो मैं क्या लिखूँगा, 504 इंटू कोई मल्टीपल मान लिया पी जो 11 का मल्टीपल है, प्लस क्या कर देंगे शेषफल 4 और डिवाइड कर देंगे 11 से। अब हम क्या करेंगे, 504 को तोड़ेंगे, जितना इसमें 11 का भाग जा सकता है, 504 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का, जैसे मान लूँ कि आपका ये 28 है, ठीक है, और आपको भाग देना है 5 से, सपोज करो आपको 5 से भाग देना है, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं 25 प्लस 3 के अंदर, 25 प्लस 3 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसको। तो मुझे 5 का 25 में भाग चल जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ तो 0, लेकिन अब शेषफल कितना बचेगा आपका, प्लस का 3 बचेगा। तो वैसे मैं क्या करता हूँ, जहाँ तक इसमें भाग जा रहा है उसको मैं तोड़ लेता हूँ एक बार। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे बताइए ये कितनी बार जाएगा आपका, ये कितनी बार भाग जा सकता है, ये देखिए आप लोग। अगर मैं भाग इसको 11 को मल्टीपल करूँ कितने से, 45 से काम करते हैं, तो 5, 9 और 4 कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा, और वो इसके आसपास ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 495 पी प्लस कितना बचेगा बताइए, अभी ये 5 और 4 9, 9p प्लस 4 ही बचेगा आप लोगों का बटे 11। अब क्या इसमें तो भाग दोगे तो क्या शेषफल 0 आना है क्या, क्योंकि पूरा का पूरा भाग जा रहा है 11 के अंदर, तो यहाँ से आपका शेषफल बचेगा 0। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो बचेगा आपका 0 रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको निकालना है कि 9p प्लस 4 आपको निकालना है, 9p प्लस 4, इसमें हम p की वैल्यू क्या रखें कि 11 से भाग चला जाए। तो अगर मैं p का मान 1 रखता हूँ तो 9 और 4 13, तो क्या 13 में भाग जा रहा है, 11 का नहीं जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ, 9 दूनी 18, p का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो 9 दूनी 18 और 4 22, तो क्या भाग जा रहा है क्या, अगर ये भाग जा रहा है तो p का मान क्या होगा, 2 होगा। अब p का मान 2 कहाँ रखेंगे हम, जहाँ भी हमने इसको x माना है,
तो एक्स वैल्यू कौन सी थी आपकी, एक्स वैल्यू थी ये वाली आपकी। तो क्या करेंगे, एक्स का मान कितना है आपका 504 इंटू पी कितना है 2 है, प्लस का 4, ये एक्स का मान आ गया। सोल्व कर लो तो कितना आएगा, ये आपका 1008 तो ये आ जाएगा, प्लस का 4 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1012। और आपको इनका डिजिट का सम पूछा है, ठीक है, इनकी अंकों को जब पूछा तो क्या करेंगे 2 3 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। डिजिट का सम पूछा है आपका, डिजिट सम आपसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इसका कोई मल्टीपल लेना है पी, प्लस क्या करना है 4 करना है, और आपको 11 से डिविजन है, मैंने 11 से भाग लगा दिया। एलसीएम कितना आ गया आपका 504 आ गया, मैंने मान लिया क्या वो पी का मल्टीपल है, और प्लस का शेषफल 4 बच रहा है। तो मैंने पी का मान मैंने क्या करा, इसको तोड़ लिया, जितना इसमें भाग जा रहा है तो 495 तक भाग जा रहा है, तो इसमें तो शेषफल आपका 0 बचेगा, क्या बचेगा 9p + 4 बचेगा। इसमें मैंने पी का मान जैसे मैंने 2 रखा तो आप देखो 11 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो मैंने पी का मान 2 रख दिया, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स की वैल्यू जैसी आ गई आपको इसका डिजिट सम निकालना है, तो आपका आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दम नहीं था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन करो, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करने की सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। क्या कर रहा है, देखिए एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ हैं आपके, एक बर्तन है जिसके अंदर 2 तरल पदार्थ हैं ए और बी, इनका विलयन जो है, इनका अनुपात दे रखा है आपको 5:3। आपके एक विलयन है, ठीक है, ए और बी, इनका अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। क्या कह रहा है, यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन निकाल लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, यदि मैं 10 लीटर भी क्या करता हूँ इसमें से विलयन निकाल लेता हूँ, 10 लीटर जो है विलयन में क्या करता हूँ निकाल लेता हूँ, किसमें से, विलयन में से क्या करता हूँ मैं मिश्रण निकालता हूँ, ध्यान करना, क्या निकालता हूँ मिश्रण निकालता हूँ, मिक्स निकालता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, और उसी मात्रा में बी को मिला देते हैं हम लोग, क्या करते हैं बी को मिला देते हैं, यानी कि 10 लीटर जो है मैं क्या करता हूँ बी ऐड कर देता हूँ, 10 लीटर जो है मैं क्या करता हूँ बी जो है विलयन वाला उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्तन ए और बी का जो अनुपात है, अब जो है बर्तन आप ए और बी उसका जो अनुपात है वो हो जाता है 10:11, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे आप लोग, तो मुझे बताइए पहला जो रेशियो था वो क्या आपका 5:3 था क्या, उसके बाद चेंज हो गया कितना हो गया 10:11। तो उसने क्या करा, उसमें से 10 लीटर विलयन निकाल लिया। विलयन का मतलब है जैसे आपके 2 विलयन थे, जैसे मान लो कि एक आपके कोई भगोना है, ठीक है, उसमें मैंने क्या करा 4 लीटर तो मैंने इसमें दूध डाल दिया, और 2 लीटर मैंने क्या डाल दिया पानी डाल दिया। 4 लीटर तो मैंने क्या डाल दिया, 4 लीटर तो मैंने क्या डाल दिया मिल्क डाल दिया, और 2 लीटर मैंने क्या डाल दिया वाटर डाल दिया। तो आपका जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लूँ तो आप पानी निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो तो मिक्स हो चुका है। अब मिक्स हो चुका है तो आप जितना मतलब जिस रेशियो में आप पानी निकालोगे उसी रेशियो में दूध निकलेगा। मतलब आपका रेशियो कितना है 2:1 रेशियो था, तो 2:1 के अंदर ही आपका मिश्रण निकलेगा। आपका जो मिश्रण है वो इसी अनुपात में निकलेगा, और जो शेष जो आपका विलयन बचेगा उसके अंदर वो भी 2:1 में ही बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी विलयन में से अगर आप किसी विलयन में 2 को मिश्रण कर देते हो, जैसे ए और बी थी आपके, आपने दोनों को मिला दिया, और मिलाने के बाद अगर उसमें से आप कुछ निकालोगे तो उसको जैसे आपने निकाल लिया, अब जो शेष बचेगा उसका जो अनुपात होगा वो अनुपात वही होगा जो पहले था। यानी कि अगर आपने इसमें 10 लीटर आपने मिश्रण निकाल लिया है, अब जो उसमें शेष बचेगा उसका अनुपात भी कितना होगा 5:3 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कभी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लोग भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे भूल जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर क्या करेंगे भूल जाएंगे। तो मुझे बताइए अब आपका रेशियो था 5:3 और 10:11 हो गया, तो आपने सिर्फ कितना मिलाया, बी मिलाया क्या 10 लीटर, आपने बी मिलाया सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर। इसको हम लोग एक बार भूल जाएंगे, मैंने बी मिलाया 10 लीटर। तो मुझे बताइए क्या आपने ए में कोई चेंज किया क्या, आपने ए में आप बोलोगे ए में कोई चेंज नहीं किया। अगर आपने ए में कोई चेंज नहीं किया तो क्या आपका ये 5 और ये 10 है, तो क्या दोनों सेम होने चाहिए क्या, अगर इनमें चेंज नहीं किया तो ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे, तो हम क्या कर देंगे इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग 2 से गुणा करोगे अब आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 10 अनुपात कितना आ जाएगा 6,
और ये सेकंड रेशियो तो आपको सेम ही रखेंगे, 10:11। तो मुझे बताइए कितने का आपने चेंज किया, आपने कितने का चेंज किया, 5 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 से कितना हो गया, 11। और 5 की वैल्यू आपको दी हुई है प्लस की 10, 5 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो क्या 1 की वैल्यू आपकी 2 ही आनी है क्या? तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। इसने क्या बोला है आपसे कि जो बर्तन में था विलेन की मात्रा कितनी थी, पहले विलेन की मात्रा कितनी थी, तो कितनी थी बताइए, 10 और 6 16, 10 + 6 यानी कि 16 हो गई क्या, कितनी हो गई 16। और 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 32। 32 तो आपका आ गया, लेकिन हमने 10 लीटर को हमने छोड़ दिया था मिश्रण को, तो 10 लीटर में निकाला था। अब क्या करो, उस 10 लीटर जो था आपने निकाला था उसको वापस से ऐड कर दो, तो आपका टोटल विलेन आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैंने 10 का था आपका, ये वाला जो 10 था आपका जो आपने निकाला था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 42 लीटर। आसान सा क्वेश्चन था। चाहूँ तो इन क्वेश्चनों को मैं 2 सेकंड में 3 सेकंड में करके भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली आपको समझाता हूँ उसको, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। फिर देख लीजिए मैंने कैसे सोल्व किया इसको। आपको 2 विलियन दे रखे हैं ए और बी, 5:3 आपको दे रखे हैं विलियन, और आपने बोला है इसके अंदर कि 10 लीटर मैंने निकाल लिया, 10 लीटर मैंने इसमें से मिश्रण निकाल लिया। तो आप जब भी आपसे मिश्रण निकाल लें तो ध्यान रखो रेशियो हमेशा वही रहेगा 5:3, ठीक है। इसको आप लोग भूल जाओ एक बार। अब इसने क्या बोला है, 10 लीटर बी डाल दिया। अब हम हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आपने 10 लीटर विलियन निकाला है। तो मुझे बताइए, अगर आपने 10 लीटर इसमें से विलियन क्या डाला है, बी में डाला है क्या, तो ए में तो आपने कोई चेंज नहीं किया, तो मैंने क्या करा, ए को उसमें क्या कर दिया, सेम कर दिया। मैंने ए को दोनों तरफ सेम कर दिया, 2 से गुना कर दिया पहले वाले रेशियो को, तो ये हो गया 10 और 10, ये हो गया 6 से 11। तो आपने इसमें कितना ऐड किया, 5 ऐड किया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस 5 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आपको निकालना है कि पहले इसमें कितना मिश्रण था, तो पहले वाला मिश्रण कितना था आपका, 10:6 था क्या, तो 10 और 6 यानी कि 16, 1 की वैल्यू 2 है, तो 16 की वैल्यू कितना आ गई, 32। और आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला था वो लास्ट में डाल दिया अगर आप लोग, तो कितना आ गया, 42 लीटर। तो ये आपका आंसर था, आसान सा, ठीक है। और फिर भी इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन करने के आपके 2 3 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ो और इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है वाला। देखिए क्या कर रहा है, आपको दिया हुआ है a + b + c बराबर दे रखा है 19। ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो और आपको दिया हुआ है ab + bc + ca, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 120, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपको निकालना है a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc आपको निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3ab + bc + ca, ठीक है। अब देखिए a + b + c की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है 19, और 19 का स्क्वायर आप करोगे, 19 का आप लोग स्क्वायर करोगे माइनस का 3, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दी है आपकी 120। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, देखिए 19, ये कितना आएगा बताइए 361, और ये कितना आएगा 360। तो इनका डिफरेंस 360 आ गया, ठीक है, और ये 361 आएगा ना। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है क्या। और 19 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, सॉरी 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है, और एकदम आसान क्वेश्चन था ये वाला, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लिया होगा आपने। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या कर रहा है, देखिए d मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर आपको x मीटर की एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का आपको निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको d मीटर का एक व्यास क्या है आपका, एक सर्किल है आपका, ये आपका सर्किल है। मुझे बताइए अगर इसका व्यास
अगर इसका व्यास यानी कि बात करूँ मैं डायमीटर की, वो आपको दिया हुआ है स्मॉल डी, ठीक है। आपका इसका जो व्यास है वो आपको डी दिया हुआ है, तो मुझे बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी, dy/2 होनी है क्या, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसकी रेडियस कितनी लूँ, dy/2 ले लूँगा, dy/2 में इसकी मैंने क्या ले ली, रेडियस ले ली। तो मुझे बताइए इसने क्या बोला आगे, आपको x मीटर एक समान की चौड़ाई का एक रास्ता खींचना है। तो अगर आपको इसके चारों ओर एक रास्ता खींचना है x मीटर चौड़ाई का, ये मैंने रास्ता खींच लिया एक, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी, x मीटर, x मीटर आपको इसकी क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो अब मुझे बताइए इसमें अगर बड़े वाले सर्कल की बात करूँ, इस बड़े वाले सर्कल को मैं अगर मिलाऊँ यहाँ से, तो मुझे बताइए अगर ये आपका dy/2 है, ये आपका x है, तो जब बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी, अगर मैं मान लूँ कैपिटल R में अगर मान लूँ बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो वो क्या आपकी कितनी होगी, क्या x प्लस dy/2 होगी क्या। छोटे वाले सर्कल की रेडियस तो dy/2 हो गई, और बड़े वाले सर्कल की मैं बात करूँ तो x मीटर तो चौड़ाई का रास्ता है ये वाला, और dy/2 इसकी रेडियस दे रखी है आपको। तो क्या पूरी जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी वो क्या x प्लस dy/2 होनी है क्या, ठीक है। अब आप लोगों को निकालना है कि इस वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, आप लोगों को ये निकालना है, आप लोगों को ये वाला एरिया निकालना है, जो रास्ता निकाला है आप लोगों ने चारों तरफ से उसका एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, बड़े वाला जो सर्कल दे रखा है आपको, बड़े वाले सर्कल में से अगर आप ये छोटे वाला सर्कल माइनस कर दो, कि आपके पास यही बचेगा क्या, आपके पास यही बचेगा। तो देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। मैं बात करता हूँ कि पाई r², तो r² कितना है, मैं बात करूँ बड़े वाले सर्कल की, बड़े में से माइनस करना है आपको। तो बड़े की मैं बात करूँ तो मुझे बताइए बड़े की रेडियस कितनी है आपकी, x प्लस dy/2। तो मैं कैसे लिखता हूँ क्या, x प्लस dy/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कर दूंगा ये छोटा वाला सर्किल, छोटा वाला सर्किल की रेडियस कितनी है, r है, dy/2 है, ठीक है। तो देखिए पाई इंटू क्या कर दूंगा मैं, dy/2 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को इतना लिखना है। अब आगे सोल्व कर लो इसको, तो क्या बचेगा, देखिए पाई तो सब में से कॉमन आ जाएगा क्या, और इसको अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो x² प्लस d²/4, और प्लस का कितना आएगा बताइए, दोनों को गुणा करोगे 2ab को, तो ये आएगा आपका 2xd, और माइनस से कितना जाएगा, पाई तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा d²/4। अब आप देखोगे कि d²/4 से d²/4 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, देखिए आप लोग x² प्लस 2xd बचेगा आपका, ठीक है। और आपने चीज़ देखी होगी, आपने इसको जैसे 2 से गुणा किया तो आपका ये 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 आएगा ये वाला, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा xd। अब आप सोल्व करोगे तो पाई कितना बचेगा बताइए, x² प्लस का xd। अगर आप x कॉमन ले लोगे तो पाई x कॉमन आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा अंदर x प्लस d। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक सर्किल लिया, उसकी आपको डायमीटर दिया हुआ है d, अगर आपका डायमीटर d है तो क्या रेडियस आधी होती है क्या उसकी डायमीटर की, तो मैंने dy/2 ले लिया। अब इसने क्या बोला है, इसके चारों ओर एक रास्ता खींचा है, और जिसकी जो चौड़ाई है वो आपको x मीटर आपको दी हुई है। अगर ये चौड़ाई आपकी x मीटर है, तो मैं अगर मान लूँ कि बड़े वाला सर्किल, आपका जो बड़े वाला सर्किल है इसकी रेडियस कितनी होगी, तो dy/2 तो इसकी छोटे वाले की रेडियस हो गई, प्लस ऐड कर देंगे ये x जो चौड़ाई है इसकी, तो बड़े वाले सर्किल की आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। मैंने क्या किया, फिर मैंने बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और सोल्व करने की इसको कोशिश करो, और फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के दो फटाफट से। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो एक बार, और इसका आंसर फटाफट से कमेंट में लिखो। ठीक है, आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करना है। क्या कह रहा है, देखिए पाइप ए और बी जो हैं किसी टैंक को 18 मिनट, ठीक है, और 22 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं। आपके 2 पाइप हैं, ए और एक बी है, जो कि भरने वाले हैं, ठीक है। पहला टैंक जो है वो भरता है आपको 18 मिनट के अंदर, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड जो पाइप है वो भरता है 22 सही 1/2। इसका मतलब कितना हो गया, 45/2 होगा क्या, 22 सही 1/2 मतलब कितना हो गया, 22 दूनी 44 और 45/2 हो गया, ठीक है। जबकि एक सी जो पाइप आपको दे रखा है वो खाली करने वाला पाइप है,
और वो क्या करता है 12 मिनट में खाली कर देता है। 12 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर दिया। तो मैंने इसको क्या लिया, माइनस ले लिया, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब आगे क्या करा ये, हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देते ही हम क्या निकालते हैं इसका, हम निकालते हैं इसका एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क, यानी कि पानी में कितना टोटल पानी है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम आप लोग निकालो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, एलसीएम निकालना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। आप लोग मेरी टाइम एंड वर्क की एक बार वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम बहुत अच्छे से करवाया है और एक बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। वो क्वेश्चन आप देखना, इससे तो आपको 10 गुना अच्छे क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बच्चे जैसे लगेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ, हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी कितनी, 10 आ जाएगी क्या। इसकी बात करो तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इस 45/2 को भाग देंगे 180 के अंदर, तो 45 से कट जाएगा 100 से 4 बार, और 2 आपके गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपका, ये पाएगा 15 बार। अब आप देखोगे कि 10 इसकी आ गई, 8 बी की आ गई, सी की आ गई 15। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि पाइप ए और बी को 6 मिनट के लिए खोल दिया। क्या कह रहा है, ए प्लस बी को इसने 6 मिनट के लिए क्या कर दिया, खोल दिया। अब 6 मिनट के लिए खोलेगा तो मुझे बताइए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 18 है क्या। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 18 है, दोनों की मिला के। और 6 मिनट तक अगर चालू रहेंगे तो क्या ये 108 लीटर पानी भर देंगे क्या, 108 लीटर क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। अब क्या करा है, इन्होंने कर दिया इसको बंद। 108 लीटर पानी भरवाया ए और बी से, और दोनों भरने वाले पाइपों को बंद कर दिया। अब इसने बंद कर दिया, जैसे ही कर दिया इसने जो पाइप था वो खाली करने वाला उसको चालू कर दिया। तो मुझे बताइए, अब ये खाली करने वाला जो पाइप है वो उस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये 108 आपने भर दिया तो इसी को खाली करेगा वो, आपको पूरे को खाली नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना। कई क्या करेंगे, 180 में 15 का भाग देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जितना टैंक भरा है, जैसे 108 भरा है तो खाली सिर्फ यही होगा, भाई भरोगे वही तो खाली होगा ना। तो 108 को खाली करेगा, कौन करेगा, सी करेगा। और एफिशिएंसी कितनी है सी की, 15। 15 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा ये, 15 सी की 90। ठीक है, और 15 संतर 105, तो कितना आएगा आपका, ये बचेगा 3/15। सोल्व करोगे 3 से काट दो 15 को, 7 सही 1/5, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मिनट में आंसर आया तो मिनट दे दो। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तीनों की आपको टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी निकाल दी, और ए और बी को 6 मिनट के लिए खोला, तो 6 मिनट के लिए कितना भर देंगे, 108 भर देंगे। और 108 को खाली करवाना है किससे, सी से खाली करवाना है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 7 सही 1/5 मिनट। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करो अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है वाला भी। क्या कह रहा है, देखिए, 2 लंबवृत्तीय बेलन है आपके ए और बी, 2 लंबवृत्तीय बेलन है आपके ए और बी। इनका जो वॉल्यूम है, इनके आयतन का जो रेशियो दे रखा है आपको। देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोग एक काम करना, इंग्लिश में पढ़ना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग इंग्लिश में पढ़ना। हिंदी के अंदर इसमें गलती है, हिंदी के अंदर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 राइट सिलेंडर ए एंड बी इज एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि V1/V2 दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ आपको। ठीक है, इतना आपको पता है। और जो हाइट का रेशियो है, आपको हाइट का जो रेशियो दिया रखा है H1/H2, वो आपको दिया हुआ है कितना, हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको A/B। तो आप लोग इसको हिंदी में सही कर लेना एक बार आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन को, आपका वॉल्यूम का रेशियो है एक्स और वाई, और हाइट का है A और B। ठीक है, A/B। आप लोगों को क्या करना है, इसका निकालना है, आप लोगों को रेडियस का रेशियो निकालना है, आप लोगों को R1/R2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है वॉल्यूम का रेशियो एक्स और वाई, तो मुझे बताइए, आपको पता है कि बेलन का जो वो होता है वॉल्यूम, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, πr² होता है। तो πr², R1² और h यानी कि H1। सेकंड की बात करूँ तो πr2² × H2 बराबर दिया हुआ है x/y। और अब मुझे बताइए, पाई से पाई कट जाएगा आपका, और H1/H2 की वैल्यू आपको दी हुई है A और B, A/B। तो मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, R1² / R2² × A/B बराबर दिया हुआ है x/y।
तो एक काम करो, R1/R2 निकालोगे आप लोग जैसे ही यहाँ से, R1² बराबर जाएगा x/y इंटू b/a। और R1/R2 कितना जाएगा, आप लोग इनका रूट ले लो, कितना जाएगा देखिए xb/ya। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर है आपका xb आ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत है भी नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वैसे भी सोच सकते हो कि पाई से आपको पाई कटना ही है, तो आप क्या कर दिया करो, एक्स को गुणा कर दिया हाइट से, सेकंड वाले से, इसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कितना फास्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है तरीके से। ये क्वेश्चन आपका मात्र 5 से 6 सेकंड का होना चाहिए, इतना ही आपको टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करो, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो बी से दुगना कार्यकुशल है और सी जो है वो बी से 3 गुना कार्यकुशल है। अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और सी जो है दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो क्या कह रहा है, तो काम को बी अकेले कितने दिन करेगा। तो ये शेष है, ठीक है ना, शेष काम को है बी जो है कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या करे आपका, आपको दिया हुआ है कि ए, बी और सी 3 आपको दिए हुए हैं। क्या कर रहा है, ए जो है वो बी से दुगना है, ए जो है वो बी से दुगना है, तो मैंने बी को अगर मैं 1 मान लूँ तो क्या ए का डबल हो जाएगा क्या। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, सी जो है बी से 3 गुना है, सी जो है वो बी से 3 गुना है। अगर बी 1 है तो सी क्या 3 को होगा, क्योंकि 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कार्य क्षमता आ गई। और आपको दिया हुआ है कि अगर वो एक साथ काम मिलकर करते हैं तो किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो आपको पता है कि टाइम आपको दिया हुआ है तीनों का, टाइम जो है आपको ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिन, 5 डेज। जब भी आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास टाइम आ जाए और एफिशिएंसी आ जाए तो इन दोनों को जब आप गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आता है, टोटल वर्क आता है। क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप लोग, 5, देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, 3 और 3 6 आ गई। तो 6 इंटू कितना कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया, 30 आ गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, ए और सी जो है एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो मुझे बताइए अगर ए और सी जो हैं 5 दिन तक काम करेंगे, ए और सी जो है अगर वो 5 दिन तक काम करेंगे, मुझे बताइए 5 डेज काम करेंगे, और एफिशिएंसी कितनी है ए और सी की, 2 और 3 5 है। एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3 5, तो क्या 25 काम कर देंगे क्या। अब शेष कितना बच गया आपका, रिमेनिंग जो काम है आपका, शेष काम कितना बच गया, 30 में से घटा दो आप लोग, 30 में से घटाओगे 25, ठीक है, कितना बचेगा 5। अब इस 5 काम जो बच गया आपका, शेष काम बच गया, इसको कौन करेगा, इसको करवाना किससे, बी से करवाना है, तो बी से भाग दो, तो कितना हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, 20 काम कितने दिन कर देगा, 5 दिन कर देगा। बी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। एफिशिएंसी दे रखी है आपको और तीनों को आपको टाइम दिया हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, टाइम इंटू एफिशिएंसी करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क कितना आ गया, 30 आ गया। और ए और सी से हमने 5 दिन काम करा लिया, तो 5 की एफिशिएंसी से, सॉरी 5 आप 5 दिन काम करवाना है, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ए और सी की है 5 है, और 6 1 मिनट 25 काम हो गया, सॉरी है ना, 25 काम हो गया। 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम कराओगे तो 25 काम हो जाएगा, और 30 में से अगर आप 25 काम कराओ तो कितना काम बचेगा आपका, 5 दिन काम बचेगा। तो 5 दिन काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश क्या करो जरूर। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ आपको 4। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछी है इसने सेक थीटा की
है ना। इधर ले लेता हूँ मैं इसको। आपसे वैल्यू पूछी है सेक थीटा की प्लस कोसेक थीटा और प्लस का कोट थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। और आपसे साथ में ये दिया हुआ है कि थीटा का मान जो है आपका, थीटा का जो मान है, थीटा का जो मान है वो क्या है, 0 डिग्री से क्या है ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आप लोगों को दिया हुआ है। 90 से आपको ज़्यादा नहीं लेना है और 0 से कम भी नहीं लेना है। तो देखिए करो, सोल्व करने की कोशिश करो इसको। देखिए ऐसे क्वेश्चन में या तो आप वैल्यू रख लिया करो, या तो आप वैल्यू चेक कर लिया करो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। लेकिन आप दो चेक करोगे, पहले 30 रख के चेक करोगे फिर 60 रख के चेक करोगे, तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन ही वैसे इतना आसान है। एक काम कर लिया करो आप लोग, कोस थीटा कॉमन लो ऊपर से। आप लोग जैसे ही कोस थीटा का कॉमन लोगे यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, 1/1 माइनस साइन थीटा और 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या बचेगा। ये आप लोगों को फास्ट होना चाहिए। ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये भी लिख रहा हूँ ना, ये भी लिख रहा हूँ। आपको तो स्टार्ट पता कहाँ से करना है। ये आपका क्वेश्चन था, आपको तो स्टार्ट डायरेक्ट करना है। आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा क्या, क्योंकि साइन साइन कट जाएगा। और नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आपका कोस स्क्वायर थीटा ही बनेगा क्या। ये आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। ये तो मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको दिमाग में ही करनी है। ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए टाइम इसके अंदर। ठीक है, और बराबर दे रखा है आपको 4। तो मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब एक काम करो, कोस थीटा से आप लोग कोस थीटा काट दोगे तो ये कितना जाएगा, 2 से आप लोग 2 काटोगे तो कितना जाएगा, कोस थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/2। और कोस के अंदर 1/2 मान कितने का होता है, तो आपको पता होगा कि कोट 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब 60 डिग्री मान आप यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री रख के देखो कितना आएगा आंसर। देखिए 60 रखोगे तो बताइए सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है क्या। कोसेक 60 कितना होता है, 2/√3 होता है क्या। और कोट 60 का मान कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है क्या। आपको मान रटे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि सेक कितना होता है तो आप पहले निकालोगे कोस कितना होता है फिर उल्टा करोगे, ऐसे नहीं करना है। आपको तो वैल्यू रटी होनी चाहिए सारी की सारी। तो सोल्व कैसे करोगे, 2 + 2 और 1 कितना हो गया, 3/√3 होगा क्या। ठीक है, और √3 से भाग दोगे तो क्या बनेगा, ये 2 + √3 बनेगा क्या। तो क्या 2 + √3 आंसर आ रहा है किसी का। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। आसान क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो अच्छा क्वेश्चन होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा डायरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मैं बेसिक से भी करवाऊंगा और एक अपना जो मेथड है उससे भी करवाऊंगा। क्या कह रहा है देखिए, 12 संख्या का जो एवरेज है वो आपको दे रखा है 58। 12 संख्या है आपकी, ये आपके नंबर है और ये लिखता हूँ मैं एवरेज। 12 संख्या का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है आपको 58। ठीक है, पहली जो आपकी 5 नंबर हैं, तो पहले जो 5 नंबर हैं आपके उनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है आपको 56। ठीक है, अगले 4 संख्याओं का औसत जो है वो 60 है। 4 नंबर का एवरेज कितना है आपका, 60 है। ठीक है, अब देखिए 12 टोटल नंबर थे आपके 12, टोटल नंबर थे आपके 12 और 5 और 4 9 हो गए। अब क्या 3 ही नंबर बचेगा आपके, 3 नंबर बचे आपके। और 3 नंबर जो शेष बचे आपके, जो आपके शेष बचे 3 नंबर, शेष 3 नंबर बचे आपके, तो वो कौन कौन से बचे आपके, 10 11 और 12। 10th नंबर बचा आपका, 11th नंबर बच गया और एक 12th नंबर बच गया। 3 नंबर आपके बच गए। आगे क्या बोल रहा है, 10वीं संख्या जो है वो 11वीं से 4 अधिक है। तो 11वीं संख्या से 4 अधिक है तो 11वीं को मैंने x मान लिया, तो क्या x + 4 ही होनी है ये वाली। आगे क्या कर रहा है, और 11वीं संख्या जो है 12वीं से 1 कम है। 11वीं संख्या जो है इससे 1 कम है, इससे क्या है 1 कम है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ मैं x + 1। 11वीं संख्या 12वीं से 1 कम है तो ये 1 ज़्यादा होगी मतलब। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को पहले बताऊँगा बेसिक मेथड से कि बेसिक से कैसे करते हैं, उसके बाद को शॉर्ट से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ कि 12 आपके नंबर हैं और एवरेज कितना है 58। तो मैं इनका सम निकाल लेता हूँ। अगर मैं टोटल सम निकालूंगा इनका, टोटल सम निकालूंगा इनका, तो कितना जाएगा 58 × 12 कर देंगे आप लोग। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 12 × 96 9 बचेगा, 12 × 5 60, ये 696 आपका बच जाएगा। और अगर मैं 5 नंबर की बात करूँ तो 5 नंबर का सम निकालूँ तो 5 संख्या का सम कितना जाएगा आपका
ये आ जाएगा 5 से गुणा कर दो, 5 6 30। आपको क्या करना है 5 इंटू 56 करना है, ठीक है। 5 6 30, 3 50 25 3 28, कितना जाएगा 280 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं 4 नंबर का सम निकालूं तो कितना जाएगा आपका, ये 240 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा आप बताइए। 9 संख्याओं का जो सम होगा, 9 का सम कितना हो जाएगा आपका, 9 संख्याओं का सम जो हो जाएगा वो इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, देखिए 200 200 400 हो गया क्या, 400, ठीक है। और ये आ जाएगा 520, कितना आ जाएगा 520। तो मुझे बताइए जो लास्ट बचे आपके शेष, जो आपके 3 नंबर बचे, शेष 3 नंबर बचे वो कितने बचेंगे। तो आप बोलोगे कि 696 में से माइनस कर देंगे 520, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6, 9 में से 2 गए तो 7, ठीक है। और एक ही कितना बच गया 176 आपका बच गया, ठीक है। और इनका जो सम है आपका वो आपको ये दिया हुआ है, इनका जो आपको जो संख्या दे रखी है वो x + 4 है, x है और ये 3 है। तो इनका सम आपको दिया हुआ है 176। तो इनको सम को ऐड कर लो, तो 3x प्लस कितना जाएगा 4 और 1 5 बराबर दिया होगा 176 आपको दिया हुआ है। सोल्व करोगे तो 176, 5 माइनस करोगे कितना बचेगा 171। एक्स का मान कितना जाएगा 3 पंजे 15, 2 3 7 21, कितना आ गया 57 आ गया। अब आपसे क्या बोला है कि 10वीं और 12वीं संख्या का आपको निकालना है एवरेज। तो मुझे बताइए आपको 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का एवरेज निकालना है, यानी कि आपको x + 4 और x + 1 का एवरेज निकालना है। x + 4 और x + 1 संख्या कितनी है 2 है और इनका एवरेज निकालना है। तो मुझे बताइए x और x कितना आएगा, 2x आएगा और 2 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा x बचेगा। 4 और 1 5 है, 2 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा 2.5। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि x कितने बार आ रहा, 2 बार आ रहा तो x ले लिया, 4 और 1 5 2.5। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा 57 आया, तो 57 पॉइंट अगर आप प्लस करोगे 2.5 तो आंसर कितना जाएगा आपका 59.5। अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। कई बार क्या होगा आपको दे देगा कि 70 नंबर है, जिसमें से आपके 55 नंबर का एवरेज इतना है और 2-4 नंबर का एवरेज इतना है, फिर आपसे बचे हुए 3 नंबर पूछेगा तो उसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। भाई कैसे गुणा करोगे आप लोग बताइए, आपको 70 इंटू 58 करोगे या ऐसे करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कैसे करोगे वो देखिए आप लोग, पहले इसको उतार लो एक बार आप लोग, फिर इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करना है वो आप लोग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए इधर कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन को एक बार, आपको एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डेविएशन से, क्या करेंगे डेविएशन से, यानी कि इसको बोलते हैं विचलन। यानी कि मैं कह लेता हूँ इसको, देखिए अगर मैं बाप की टोटल नंबर कितने हैं आपके 12 हैं और उनका जो एवरेज है वो 58 है। आपका जो टोटल नंबर है वो 12 हैं और उनका जो एवरेज दे रखा है आपको वो दे रखा है 58। क्या कह रहा है 5 नंबर का एवरेज जो है आपका वो दे रखा है कितना 56। तो मुझे बताइए ये एवरेज से कितना कम है आपका, ये एवरेज से कितना कम है आपका -2 कम है। कितना कम है -2 कम है। और संख्या कितनी है 5 है, तो कितने का डिफरेंस आएगा 10 का डिफरेंस आएगा क्या भाई। ये 58 से कितना कम है 56 कम है, यानी कि 2 कम है माइनस का। और 2 अगर किसी भी 2 संख्याओं का कम आ रहा है आपका, माइनस का 2 पे इफेक्ट आ रहा है आपका, तो 5 संख्याओं पे कितना इफेक्ट आएगा 10 का इफेक्ट आएगा, ठीक है। वैसे मैं बात करूँ अगर संख्या है 4, उनका जो एवरेज है वो कितना है आपका 60 है। तो मुझे बताइए ये एवरेज से कितना ज़्यादा है आपका, तो आप बोलोगे कि ये +2 ज़्यादा है। अगर ये +2 ज़्यादा है तो मुझे बताइए एक नंबर पे अगर ये +2 एवरेज ज़्यादा दे रहा है तो 4 नंबर पे कितना ज़्यादा देगा ये, तो 4 से ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा +8। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने एवरेज मान लिया 58, तो अगर 5 नंबर का एवरेज 56 है तो कितना कम आ रहा है ये आपका -2 आ रहा है। भाई एक नंबर पे अगर ये -2 आ रहा है तो 5 नंबर पे कितना इफेक्ट आएगा, 5 से गुणा कर देंगे 10 का इफेक्ट आएगा। वैसे ही अगर 4 नंबर का सम कितना है आपका 60 एवरेज है, तो ये कितना ज़्यादा है एवरेज से 2 ज़्यादा है। तो एक नंबर पे 2 का एवरेज ज़्यादा आ रहा है तो 4 नंबर पे कितना इफेक्ट आएगा 8 का आएगा। तो मुझे टोटल इफेक्ट कितना आ गया, टोटल इफेक्ट कितना आ गया -10 + 8, यानी कि कितना आ गया -2। अब आपका जो डेविएशन आया वो आया -2, ठीक है। तो मुझे बताइए 5 और 4 9 संख्या तो आप ले चुके हो, 9 संख्या तो आप लोग ले चुके हो। बची कितनी संख्या है आपकी 3 संख्याएँ बची है। और एवरेज कितना माना है आप लोगों ने 58, एवरेज कितना माना है आपने 58। और मुझे बताइए ये क्या आ रहा है आपका डेविएशन कितना आ रहा है -2 आ रहा है। आपका डेविएशन कितना आ रहा है -2, तो हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं। अगर आपका -2 आ रहा है तो आप एक काम करो उसको +2 कर दो। क्या कर देंगे +2, तभी तो डेविएशन क्या आएगा 0 आएगा। हमको डेविएशन क्या करना होता है 0 करना होता है। अगर ये -2 आ रहा है तो
तो इसका डेविएशन 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +2 ऐड कर देंगे। अगर ये माइनस का 10 होता तो हम प्लस का 10 कर देते, अगर यहाँ पर प्लस का 10 होता तो हम माइनस का 10 कर देते। आपको कुल मिला के आपको डेविएशन 0 करना है, विचलन आप लोगों को 0 करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे प्लस का 2 ऐड कर दूँगा, क्यों, आपका डेविएशन कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है इसलिए। तो अब इसको सोल्व करो आप लोग, कितना आएगा आपका, सोल्व करोगे तो 3 8 24, ये आएगा 174 प्लस का 2 यानी आएगा 176, और 176 ये नंबर आ जाएगा आपका 3 नंबर का, ठीक है। तो आप लोगों को इसे गुणा करने से आप लोग बच जाओगे फटाफट से, ये छोटे छोटे गुणा करने पड़ेंगे आप लोगों को इतने इतने से, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद तो मैंने आपको दिखाई दिए नंबर वगैरह, तो इस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको सेकंड मेथड बताया आपको, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से करना है, ये आपका एग्जाम मेथड बोल सकते हैं इसको हम लोग। एग्जाम में इसी मेथड से करोगे तो आपका टाइम बचेगा, इसमें आप लोगों को टाइम लग जाएगा ज़्यादा। इसमें तो फिर भी कैलकुलेशन कम था, गुणा कम करना पड़ा था। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत टफ आएगी, फिर आप गुणा करने में वहाँ अटक जाओगे और आपको फिर दिक्कत आएगी। जैसे कई बार इसके क्वेश्चन देखना आप लोग, इसके क्वेश्चन देखना आप लोग एक बार, आपको कई बार दिया होगा 59.6 57.8, अब उनका गुणा करने बैठोगे ना आप लोग, तो आप लोग 10 क्वेश्चन आप लोग छोड़ पाओगे इसी क्वेश्चन के चक्कर में, अगले कुछ 10 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे इस चक्कर में, ठीक है, टाइम की वजह से। तो आपको करना है डेविएशन से, विचलन से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, क्या करा, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम के 2/3 भाग के प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है आपका, आपको M1 D1 T1 लगाना है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, अपॉन W, ठीक है, बराबर M2 D2 वही लगाना है फटाफट से। इस क्वेश्चन में तो आपको टाइम लगना है जी, ये भी नहीं लिखना है आपको, ये फॉर्मूला भी आपको नहीं लिखना है, आपको तो डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, 45 आदमी हैं, ठीक है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 18 दिन लग रहे हैं, ठीक है, बराबर क्या कह रहा है आपसे, उसी काम के, यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक काम था, क्या कह रहा है, उसी काम के 2/3, एक काम था इसका 2/3, ठीक है, 9 घंटे करवाने हैं, 20 दिन तक करवाने हैं, और आदमी पूछा है x, तो x इंटू कर देंगे 9, ठीक है, और 20 दिन तक करवाना है तो 20 से गुणा कर देंगे। बस इतना सोल्व करना है आप लोगों को। देखिए काटो इसको, अब एक काम करो आप लोग, बटे में कितना है, 3 है, तो 3 का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 3 को मैंने ऊपर लिख दिया। आप लोग सोल्व कर लो इसको, 2 से काट दो, कितनी बार, ये 10 बार, ठीक है, 9 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 2 बार, ठीक है, 3 दूनी 6 से कट जाएगा ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 में इसको करेंगे, तो आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, आप लोग चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए 2 संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 1215, 2 नंबर दे रखा है आपको N1 प्लस N2, वो दे रखा है आपको 1215 दे रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है, उनका जो HCF है, HCF आपको दे रहा हुआ है कितना, 81, और जो नंबर है आपके 500 और 700 के बीच में आने चाहिए। तो इनका जो है आपको व्युत्क्रम का योग निकालना है, यानी कि आपको 1/N1 1/N2 इनका सम निकालना है हम लोगों को। देखिए पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि N1 N2 को हम क्या लिख सकते हैं। क्या मैं N1 को ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ना HA, और N2 को लिखता हूँ मैं HP। H क्या है आपका HCF, और A क्या है, ये गुणांक है आपका नंबर का। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने लिखा 15 और 18, 15 और 18 मैंने 2 नंबर लिए आपके N1 और N2। तो मुझे बताइए इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 3 × 5 और 3 × 6 लिखता हूँ क्या, इस नंबर को मैं 3 × 5 और 3 × 6 लिखता हूँ क्या। तो जो आपका कॉमन आ रहा है 3, ये तो होगा क्या आपका HCF, ये तो होता है आपका HCF 3। और जो आपके ये 5 और 6 है ना, ये आपके क्या है, रेशियो हैं, A/B है, 5/6। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ
जैसे कोई भी नंबर जो होता है आपका, एक तो रेशियो कितना उसका मल्टीपल है और एक एचसीएफ, इससे मिलकर बना होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया एक बार, ठीक है। देखिए, तो मैं अगर इसमें वैल्यू रख दूँ, मैं एक काम करता हूँ, तो n1 प्लस h2 की बात करूँ और एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना 81। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ ना, इसको लिखता हूँ मैं HA प्लस HB बराबर दिया हुआ है आपको 1215, और एचसीएफ की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 81। तो 81 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो A प्लस बी आपको निकालना है, A प्लस बी कितना जाएगा आपका 1215। अब इसको भाग दोगे कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 15 बार। तो A प्लस बी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15। भाई 81 इंटू 15 करोगे तो 1215 ही आना है आपका, या फिर 81 का भाग देगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए A प्लस बी आपका 15 आ गया। तो अब मुझे बताइए A और B की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं जिनका सम कितना आ सकता है, 15 आना चाहिए। और पहली तो आपको वो दो संख्या वो लेनी है जो कि क्या हो, आपस में को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जाना चाहिए और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, खुद का और एक का, ठीक है। इनके अलावा जो भी होगा आपका वो क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर होंगे। जैसे मैं बात करूँ 2 और 4, क्या ये को प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। क्यों, इनमें 2 का भाग जा रहा है तो ये नहीं होगा। क्या मैं 2 और 3 को ले सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ अब हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक का भाग जा रहा है और ये जो खुद की संख्या है 2 का या 3 का, इनका जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, तो ये आपका को प्राइम नंबर है। जैसे मैं ले लूँ कि 3 और अगर मैं 5 ले लूँ, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है दोनों के अंदर, दोनों में जाना चाहिए, तो दोनों में जा रहा, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर मैं ले लूँ कि 4 और 8 ले लूँ, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो 2 का भी जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जाना चाहिए। जैसे मैं ले लूँ 5 और 8 ले लूँ, तो एक का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा दोनों के अंदर, दोनों में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक के में देखो, दोनों में जाना चाहिए, तो वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर, ठीक है। तो वैसे मैं क्या करता हूँ, इनके को प्राइम नंबर निकालता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, देखिए मैं एक लिखता हूँ 1 और 14, दूसरा लिखता हूँ 2 और 13, एक लिखता हूँ मैं 3 और 12। तो ये हो सकता है क्या, इसमें तो भाग जा रहा है 3 का, तो ये नहीं हो सकता। क्या मैं 4 और 11 लिखता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 5 और 10 लिखता हूँ, नहीं, को प्राइम नंबर ही है। 6 और 9 लिखता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है उसके अंदर। क्या 7 और 8 लिखता हूँ क्या, तो हाँ 7 और 8 आपके हो सकते हैं, ठीक है। और 8 और 7 तो बात तो एक ही हो गई, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू आपकी क्या है, पॉसिबल है। इन दोनों का सम जो है वो भी को प्राइम नंबर, ये 4 वैल्यू आपके पॉसिबल है। लेकिन इसने अगर एक क्वेश्चन में बोलता कि आप वैल्यू निकालिए, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाते आगे, ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी वैल्यू आएगी। लेकिन इसने खुद ने बोला है कि जो वैल्यू आएगी वो 500 और 700 के क्या आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। 500 और 700 के बीच में आएगी। तो आप देखो एक बार, क्या आप इसको 1 से गुणा करोगे, एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ कितना है भाई, नंबर कैसे बनता है आपका, नंबर बनता है आपका एच इंटू ए से बनता है। अगर आपका ए कितना है आपका, अगर आपने ए 1 ले लिया और एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ कितना 81, तो ये तो 81 ही आ जाएगा। क्या ये 500 700 के बीच में है क्या, नहीं है। वैसे ही आप लोग 2 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 7 से गुणा करोगे, जैसे ही आप लोग ए प्लस बी का मान अगर आप 7 लोगे, कितना है आपका 15 है, अगर इसको 7 लोगे, इसको 8 लोगे, तो आप देखिए ये तो आपको होगा नहीं, ठीक है। 7 और 8 आ गया आपका। अब एक काम करो, इसको एचसीएफ से गुणा कर दो, 81 से गुणा कर दो, इसको भी 81 से गुणा कर दो, तो जो n1 आएगा वो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 और 2 56, क्या 560 आ गया। क्या ये 500 से ज़्यादा है क्या, इनके बीच में ही है, ठीक है। वैसे ही मैं n2 की बात करूँ तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 64, तो क्या 500 700 के बीच में गया, तो ये नंबर हो गया आपके 500 700 के बीच में हो गए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, 1/n1 प्लस 1/n2 निकालना है। तो 1/n1 प्लस 1/n2 निकालना है। अब देखना आप लोग, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि इसको दोनों को लिखोगे, आपको तो ये लिखना है भाई। आपको पता है 1/n1 1/n2 क्या होता है, ये एच ए होता है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ क्या, एच ए पर ले लेता हूँ पूरा ना, एच ए प्लस 1/hb, मैं पूरा इसलिए लिखता हूँ आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है ना, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ उसको। तो 1/h, एच कितना है आपका एलसीएम 81, और ए और बी कितना है आपका, ए और बी है 7 और 8, 1/7 प्लस 1/8। अब इसको सोल्व कर लो, 1/81, 15 बटे कितना आ जाएगा ये 56, सोल्व कर लो, कितने कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा क्या ये 5 बार, 3 से कट जाएगा ये 27 बार, तो 5 बटे और 6 से तो 42 आएगा आपका,
ये आएगा आपका आंसर 1512। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट हैं, देखिए ए में भी आ रही है और सी में भी आ रही है, लेकिन आप देखोगे गुणा करके देखना आप लोग कि 20 पंजे 100, इसको 20 मान लो, 20 पंजे 100, ठीक है, यानी कि 100 से ज़्यादा आ रहा है तो, लेकिन यहाँ तो आपको 70 दिया हुआ है, तो वैसे भी आपको पता लग जाएगा ऑप्शन देख के भी आपको। ठीक है, तो कितना जाएगा 5/1512, ये आपका आंसर है। आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना सारा लिखना ही नहीं है, आपको तो एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है। एग्जाम में तो आपको वैल्यूज़ काटनी है, आपकी जो स्टेप हैं वो आपको मन में खा जानी है। कैसे देखिए, आपको पता है N1 + N2 कितना जाएगा, 1215 दे रखा है, तो आपको पता होगा कि H A + B कितना जाएगा आपका, फटाफट देखो कैसे करोगे, 1215 है, H कितना है 81 है, तो ये 81 से भाग दोगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका कितना 15। और आपको पता है कि 1 2 3 4 से काम चलेगा नहीं, 1 8 और 7 यही आपकी वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है। H से कितना आपका 81 है, तो 1/N1 N2 करना है, तो वही आप 181 भाग ले लोगे, तो ये कितना बचेगा 1/8 + 1/7, 1/81 इंटू कितना जाएगा 15 कितना जाएगा 56 सॉरी। बस 2 स्टेप आपको लिखनी थी, वो तो मैंने आपको बेसिक पूरा मेथड बताया है कि आपको क्वेश्चन बनता कैसे है, कैसे आपको सोल्व करना है अगर आपको एग्जाम में नहीं आया तो। ठीक है, बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताई थी, आपको सोल्व तो ऐसे ही करना है 5 से सेकेंड के अंदर ही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। एक विक्रेता जो है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो वस्तु के लागत मूल्य में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो उसी अंकित मूल्य पर कितने % की डिस्काउंट दें कि लाभ में कोई चेंज ना हो। ठीक है, देखिए आपको ये पता है क्या, मार्केट प्राइस और एक CP, इनका रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए इनका रेशियो कैसे निकालते हैं, 100 प्लस जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो ऐड कर देंगे। और आपको CP निकालनी है तो 100 माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, डिस्काउंट कर देते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आया कैसे वो तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा कि MP पर एक चीज़ बताइए, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस X दोगे क्या। ठीक है, अगर मैं मान लूँ उस पर Y% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट आपको X% दिया हुआ था, मान लीजिए एक बार प्रॉफिट आपको Y% दिया हुआ है, तो क्या प्रॉफिट जो होता है वो क्या CP पे देते हो क्या आप लोग, तो आप क्या लेते हो 100 प्लस प्रॉफिट जो होता है Y/100 लेते हो क्या। ठीक है ना, लॉस होगा तो माइनस का Y आ जाएगा। ठीक है, और ये भी SP के बराबर होता है, ये भी SP के बराबर होता है। भाई आप किसी वस्तु पे छूट दोगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और आप किसी वस्तु पे जो कॉस्ट प्राइस है उस पर अगर किसी प्रॉफिट पे दोगे तो भी आपको क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, तो दोनों सेलिंग प्राइस ही बराबर होंगे। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा आपका, तो यहाँ से आप लोग MP और CP का जो रेशियो आएगा वो कितना जाएगा, देखिए यह जाएगा आपको 100 प्लस Y/100 माइनस का X। तो इस तरह से क्या आता है, इनका रेशियो आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग इसको मिटा दो एक बार में। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 25% का डिस्काउंट, तो क्या लिखूंगा मैं 100 माइनस का 25 डिस्काउंट लिखते हैं यहाँ पे। आगे क्या दिया हुआ है, यदि वस्तु के 20% का लाभ कमाता है तो क्या लिखूंगा वो मैं 100 प्लस 20, ये जगह 120 अनुपात कितना जाएगा 75, 15 से काट दो 8 बार, 15 से काट दो 5 बार, ये आपका आ गया है। अब क्या कर रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ एक बार 80, इसको मान लेता हूँ 50, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं क्योंकि मेरा जो है 20% निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसका अगर मैं 20% निकालूँ, क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% क्या कर देंगे हम लोग, इंक्रीज़ कर देंगे लागत मूल्य में, यानी कि कॉस्ट प्राइस में। तो 20% कितना होता है आपका बताइए, 10% होता है 5, तो 20% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, तो 10 ऐड करोगे तो ये जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60। अब क्या कह रहा है, उसे अंकित मूल्य पर कितने % की डिस्काउंट दें ताकि लाभ जो है वो में कोई चेंज ना हो। तो मुझे बताइए पहले लाभ कितना था आपका, पहले जो आपका प्रॉफिट था वो कितना था 20% था, और अब भी प्रॉफिट कितना ही है 20% है, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं करना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, ये आप लोगों को पता होगा।
20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब होता है कि 5 रुपये की कोई कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपये की किसी की क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य है, उस पर आप लोग एक क्या दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, ठीक है, 1 रुपये क्या दे रहे हो, एक बार प्रॉफिट दे रहे हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए सीपी कितना आएगा 5 रुपये, प्रॉफिट कितना है 1 रुपये। तो 5 रुपये की चीज़ पर अगर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो मुझे बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 रुपये होगा क्या। अब आप देखिए आप लोग, आपको पता है कि सीपी कितना दिया हुआ है आपको, 60 रुपये दिया हुआ है, सीपी कितना है 60 रुपये है, और सीपी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 रुपये है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 60 जो है 60 जो है वो वैल्यू कितने की आपकी 5 की वैल्यू है। और आपको एसपी निकाल लेते हैं एक बार हम लोग, एसपी निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे 6 से, तो 5 से काट दो 12 बार, तो कितना जाएगा 72, कितना जाएगा 72। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो एसपी आएगा वो कितना जाएगा 72, एसपी आ जाएगा 72, ठीक है। और सीपी तो 60 है ही आपके पास, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस पर कितना % का हम डिस्काउंट दें। जब जो मार्केट प्राइस था वो था आपका 80। अब 80 रुपये की चीज़ को अगर वो 72 रुपये में अगर बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है बताइए। क्या वो 8% का डिस्काउंट दे रहा है क्या, 8 रुपये का आपको डिस्काउंट निकालना है, तो 8 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है और कितने पे दे रहा है 80 पर। तो गुणा कर देंगे 100 से % के लिए, तो कितना जाएगा 8 से काट दो 10 बार, ये कट जाएगा 1 0, कितना जाएगा 10%। तो 10% का क्या जाएगा आपका डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए मैंने क्या किया, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसका रेशियो निकाल लिया मैंने, 8 अनुपात आया आपका 5। तो मैंने 80 और 50 मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसने क्या करा, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया 20%, और 20% होता है इसका कितना 10 बढ़ाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब क्या करा है, आपको प्रॉफिट चेंज नहीं करना है, प्रॉफिट वही है जो पहले था। तो मैंने मान लिया कि प्रॉफिट अगर 20% है, 20% का मतलब होता है कि 1/5, यानी कि 5 रुपये की कोई चीज़ है उसको बेच रहा है वो 1 रुपये प्रॉफिट पर, यानी कि 6 रुपये में बेच रहा है। 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये प्रॉफिट मिला के 6 रुपये में बेच रहा है। तो आपके पास जो 60 जो वैल्यू है वो कितने की है, 5 की है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना अपना 5 है, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी आ गई 72। अब आप 80 रुपये की चीज़ को 72 में बेच रहे हो तो कितने का दे रहे हो डिस्काउंट, 8 रुपये का, कितने पे 80 पे, तो डिस्काउंट कितना आ गया आपका 10%। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग इसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि है x रुपये की, आपको जो प्रिंसिपल है मूलधन तो दिया है आपको x रुपये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और रेट आपको दी है 15%, रेट दी हुई है आपको 15%, और जो टाइम है आपका वो टाइम आपको दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जो ब्याज जो है वो 8 मासिक आधार पर है। आपका जो भी सिंपल वो CI जो है आपका CI वो किस पे डिपेंड है आपका 8 मंथली है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 8 मासिक है आपका, यानी कि आपको 12 जो एक साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, उसको 8 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 8 पार्ट में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 8 जैसे होता है ना आपका क्वार्टरली होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या है ये 8 मासिक आधार पर आपको निकालना है, 8 मासिक आधार पर निकालना है आप लोगों को। आगे क्या कर रहा है ये, तो इसका आप लोगों को क्या निकालना है 2 शर्तों में, और आपको दे रखा है अमाउंट, आपको दे रखा है अमाउंट, यानी कि इसमें ब्याज ऐड है। कोई आपकी धनराशि थी x रुपये, इतने रेट से और इतने टाइम के बाद वो राशि उसमें ब्याज मिला के कितनी हो जाती है, वो जाती है 12,777, ठीक है, और 0.60 भी है आपके, कितने रुपये आपकी हो जाती है। तो आपको निकालना है उसका जो x का मान आप लोगों को निकालना है, आपको निकालना है x का मान आप लोगों को निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस जो 8 मासिक आधार पर दिया हुआ है इसको सोल्व करेंगे। पहले इसका सिंपल वे में सोल्व करेंगे इसको, जैसे आप लोग देते हैं ना, आपको कोई हाफ ईयरली देते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आपने एक 12 साल का 12 महीने का क्या होता है, एक साइकिल होती है पूरी 12 मंथ की एक साइकिल होती है। अगर आपने इसको हाफ ईयर लिया है, हाफ ईयरली का मतलब होता है आपने इसको 6 महीने और 6 महीने में डिवाइड कर दिया, आपने इसको 6 मंथ और 6 मंथ में आप कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपकी 2 साइकिल बन जाती हैं, एक 6 मंथ की और एक 6 मंथ की, और आपको टाइम दिया होता है 2 साल का। तो आप क्या करते हो, समय को क्या कर देते हो आप लोग,
क्या करते हो, आधा कर देते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको 1 साल दिया हुआ है तो आप कर देते हो आधा कर देते हो। फिर आप क्या करते हो, आधा करने के बाद 1 साल तो ये हो गया आपका, 1 साल ये हो गया, तो ये हो गया 2 साल हो गया आपका। तो इसलिए आप क्या करते हो, टाइम को क्या करते हो, डबल कर देते हो। रेट को तो आप आधा कर देते हो, आधा क्यों करते हो, क्योंकि आपने टाइम को क्या कर दिया, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अलग अलग पार्ट के अंदर। तो एक साइकिल ये बन गई, एक साइकिल ये बन गई, ठीक है, मतलब एक ही होता है, अगर दोनों को मिलाओगे तो बात एक ही बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। इसमें तो आप क्या करते हो, रेट को गुणा करते हो, अगर ये हाफ ईयरली है तो 1/2 से गुणा करते हो। और टाइम को किससे गुणा करते हो आप लोग, टाइम जो भी होगा उसको गुणा करते हो 2/1 से, यही करते हो क्या आप लोग। तो वही तो हम यहाँ करेंगे हम लोग। देखिए, जैसे आपको दिया हुआ 8 मासिक आधार पर, तो रेट कितनी दी आपकी, 15% दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 8 मासिक है तो मैं क्या करूँगा, इसको गुणा करूँगा 8/12 से, जैसे आप लोग यहाँ करते हो, जैसे आप लोग यहाँ करते हो 6/12, आधा कर देते ना आप लोग, तो क्या करते हो 1/2। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ हो गया आपका, तो क्या करते हो 1/2 कर देते हो। वैसे क्या करेंगे हम लोग, 8/12 लिखेंगे, तो यह जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काट दो 5 बार, तो रेट कितनी आ गई आपकी, 10% आ गई। रेट आ गई आपकी 10% आ गई, ठीक है। और टाइम के लिए आप क्या करते हो, टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो, जैसे आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल, 2 साल दिया हुआ है, फिर क्या करोगे आप लोग, यहाँ 8/12 से गुणा किया है तो यहाँ कर देंगे 12/8 से कर देंगे गुणा, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो टाइम कितना आ गया आपका, 3 साल। अब आपके पास रेट भी है और टाइम भी है, तो क्या आप CI परसेंटेज निकालते हो क्या, CI परसेंटेज कितना होगा, 10 साल की रेट से 3 साल का, 10% की रेट से 3 साल का CI परसेंटेज कितना होता है, ये होता है आपका 33.1%। ये आपको याद होनी चाहिए, वरना तो आप लोग AB + AB से निकाल ही सकते हो। बाकी तो आपको 10% वाली वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए, 10 वाली 5 वाली तो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। अब देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट परसेंटेज निकाल लेंगे। अमाउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100 ऐड कर दो उसके अंदर। प्रिंसिपल आप 100 मानते हो, प्रिंसिपल कितना मानते हो आप लोग, 100 मानते हो क्या आप प्रिंसिपल, तो 100 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 133.1। अब आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अमाउंट, अमाउंट जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है अमाउंट, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 133.1। 133.1 क्या है आपकी अमाउंट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, और आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, अगर ये पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और आ जाएगी आपकी, अगर ये पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और आ जाएगी, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, और 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो काट सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में, अब आपको पता है कि लास्ट के अंदर 2 जीरो तो आएंगी भाई, जैसे ही गुणा करोगे आप लोग तो 2 जीरो तो आएंगी। आपको पूरा गुणा नहीं करना है, पहली बात तो लास्ट के अंदर 2 जीरो तो 0 0 आएंगी। साथ में देखिए, अगर आप देखिए इनको हटा दें जीरो को, तो मुझे बताइए आपकी जो तीसरी डिजिट आएगी वो कितनी आनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं नीचे वाली संख्या को 6 से गुणा करूं तो क्या ऊपर वाली डिजिट कितनी आएगी, 6 बन रही है क्या। नीचे वाली जो फर्स्ट डिजिट है आपकी पहली वाली, इसको कितने से गुणा करोगे ऊपर 6 बन जाए, तो आप इसका करो 6 से गुणा करो, तो 6 से गुणा करोगे यानी कि लास्ट डिजिट आपकी कितनी आएगी, 6 आएगी। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए ये आ रहा है आपका 9,600 रुपये, एक ही ऑप्शन था ऐसा, ठीक है। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना है कि आप इसे भाग दोगे इसके अंदर, वरना तो आप सोल्व भी कर सकते हो, ये कट जाएगा आपका 96 बार कट जाएगा, दे लेना भाग ला आप लोग, और भाग दोगे तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया है आप इसकी लास्ट डिजिट देख लिया करो कि 2 जीरो तो आएंगी आपकी, और साथ में देखिए नीचे वाली संख्या को कितने से गुणा करूँ कि ऊपर 6 बन जाए, तो 6 से गुणा करोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है जीरो के अलावा। तो ये आपका क्वेश्चन था आसान सा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको। 8 मासिक आधार दे रखा है, तो आपको क्या करना है, टोटल टाइम कितना होता है आपका 12 होता है, तो 12 और आपको 8 पे निकालना है। टोटल तो 12 होता है, लेकिन आपको 8 पे ही निकालना है, तो 8 से गुणा कर दिया मैंने, क्या कर दिया 8/12 कर दिया, सोल्व कर लिया, आपकी रेट आ गई 10%। टाइम कैसे निकाला, आप रेट को आधी करते हो वैसे ही, फिर क्या करते हो टाइम को दोना करते हो, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना टाइम के अंदर। यहाँ 8/12 से गुणा किया है तो यहाँ 12/8 से गुणा कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा 3 साल। आपके पास CI परसेंट निकाल लेना, अमाउंट परसेंट निकाल लेना, और जो आपको अमाउंट दे रखा है उसके नीचे अमाउंट लिखेंगे, और निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका A + B + C, ठीक है, AB + BC + CA
और माइनस का ABC दे रखा आपको। ठीक है, इसके मैं आपको ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। ऑप्शन क्या लिख रखा है आपका, देखिए A प्लस बी, B प्लस सी और C माइनस का A। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका A प्लस बी, B माइनस सी, C प्लस A। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका A प्लस बी। इसके ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं ऑप्शन से सोल्व कराऊंगा। ठीक है, B प्लस सी, क्योंकि इसको बेसिस से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर आपको। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कितना, A माइनस का B, B माइनस का C और C माइनस का A। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा स्टेप का मिले, अगर आपको सोचो कि आप बेसिस से करूँ तो एक काम करो, आप उसको गुणा कर लिया करो। वो गुणा करने के बाद आपकी वैल्यू कट जाएगी और आपका बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आप लोग कॉमन लोगे इसके अंदर तो आपका बेसिक से आप उसका बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एक अप्रोच मेथड से। इसमें लगाएंगे हम एक अप्रोच लगाएंगे, यानी वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सोल्व करेंगे। देखिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं ABC का मान क्या रखूँ, अगर मैं A बराबर B बराबर C बराबर मैं 1 रख लेता हूँ, मैं तीनों का मान क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ। तो मुझे बताइए, अगर मैं सारा का मान 1 रखूँगा तो ये कितना बनेगा, 1 1 1 कितना बनेगा, ये 3 बनेगा। ये भी देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना बनेगा, ये भी 3 बनेगा। और ये कितना आएगा, 1 1 1 कितना बनेगा, 1 ही बनेगा गुणा करने पर, तो ये कितना बनेगा, 8 बनेगा आपका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका, जो क्वेश्चन में बनेगा वो बनेगा 8। जो भी क्वेश्चन है आपका उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ऑप्शन में रख के देखो कौन से ऑप्शन में रख के आपकी वैल्यू जो है 8 आ रही है। तो आप रख के देख लो एक बार। यहाँ रखोगे आप लोग 1 और 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ये भी कितना आएगा, 2 आएगा। ये बनेगा आपका कितना, 1 और 1 0। अगर आप पूरी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो क्या 0 बनेगा क्या, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन हम लोग देखेंगे, क्या इसमें भी क्या आया, 1 और 1 0 आएगा क्या, तो 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो वो 0 ही आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही आप लोग एक काम करो, ऑप्शन चेक करो कौन सा वाला, तीसरा वाला चेक करो। 1 और 1 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका। डी ऑप्शन चेक करो, क्या ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर है, कौन सा, C नंबर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेसिस से करना चाहते हो तो आप लोग खुद ही कर लेना, मैं तो नहीं बताऊँगा आप लोगों को। इसको आपको गुणा करना है, ABC को इन सबसे गुणा करने के बाद ABC आपका कहीं ना कहीं कट जाएगा ये वाला, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो बेसिक से मैं इसको नहीं करवाने वाला क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और आप कॉम्पिटिशन एग्जाम बैठे हो, आपको टाइम ही बचाना है, आपको दिल पे नहीं लेना है क्वेश्चन को, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाना है कि क्वेश्चन को कितना हम लोग फास्ट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो फटाफट से। क्या कर रहा है, आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड आपको ट्राइंगल A दिया हुआ है 46 और देन BIC आपको निकालना है। देखिए क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल आपका ABC, एक त्रिभुज है आपका A B और C। ठीक है, और क्या कर रहा है, आपको एंगल A दे रखा है 46, ये दे रखा है आपको 46, और साथ में आपसे बोला है कि I जो है वो अंतः केंद्र है। I क्या है आपका, अंतः केंद्र है, ये वाला जो है I अंतः केंद्र है। तो पहले बात बताइए कि अंतः केंद्र होता क्या है। अंतः केंद्र का मतलब होता है कि एंगल B, एंगल C और एंगल A का बाइसेक्टर। अंतः केंद्र कहाँ बनता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अंतः केंद्र का मतलब होता है कि A से, B से और C से इनका जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये एंगल, इनका एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए, ये बीटा है तो ये भी बीटा होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं, जहाँ पर भी ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था, अगर ये एंगल आपका बीटा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका, ये वाला जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 प्लस β/2 बनता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे, ये वाला, तो ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 प्लस θ/2। इसके सामने वाले एंगल का हाफ कर दो आपको। ठीक है, जैसे ये निकालोगे आप लोग, ये आएगा आपका 90 प्लस α/2। बस इतना आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए मैंने क्या करा, B को और C को मिला दिया, ये एंगल बाइसेक्टर इसलिए, तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल कितना होगा, ये वाला होगा, एंगल बाइसेक्टर इसलिए। आप लोगों को तो ये वाला एंगल निकालना है डायरेक्ट ही। तो ये वाला एंगल कितना होता है, मैंने बताया अभी आपको, देखिए कितना होता है, 90 प्लस इसका एंगल का हाफ, तो ये होगा आपका 90 प्लस एंगल हाफ कितना है आपका 46, इसका आधा कर दो तो 90 प्लस कितना आ जाएगा 23,
सोल्व करोगे तो कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना 113। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। कुछ भी नहीं करना आपको, तो ये डायग्राम फायग्राम बनाने ही नहीं है आपको, तो डायरेक्ट ही सोचना है कि एंगल कितना दिया हुआ है 46, 90 के अंदर आधा जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप नए क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे। आपको तो क्वेश्चन में करना क्या था, आपको तो डायरेक्ट ही करना था कि 90 + 46 का आधा यानी कि 23 कितना जाएगा 113, बस इतना ही सोल्व करना था आप लोगों को। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि होता क्या है इन सेंटर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए। और एक आसान सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, आपका कोई नंबर है आपका x, ठीक है, उसका 38%, इसका निकालना है आपको 38% है, ये x का निकालना है 38% और 22%, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 3200 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x और ये दिया है 32%, 22% है ना, 22%, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 3200। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। आपका 100 तो कॉमन आ जाएगा, x/100 तो कॉमन आ जाएगा, और 38 में से आप लोग 22 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा आपका 16। ठीक है, और बराबर दिया हुआ आपको 3200, 16 से काट दो, ये 2 बार कट जाएगा क्या 200, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी 20,000। ठीक है, कितनी आ गई 20,000 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है उस संख्या का 15 सही 1/2%, उसी संख्या का, और ये कितना होता है 15 सही 1/2 कितना होता है 31/2% निकालना है। ठीक है, यानी कि मैं लिखता हूँ x गुणा 31/2 इंटू परसेंटेज, और x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ कितनी है 20,000। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार 10 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3100। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, देखिए ये तो आपका बेसिक मेथड था। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको पेन नहीं चलाना है, इसके अंदर आपको तो क्या करना है, आपको नंबर दिए हुए हैं 38% और एक दिया हुआ आपको 22%। ठीक है, और इनका डिफरेंस दिया हुआ आपको 3200, इनका जो डिफरेंस है वो 3200 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए 38 और 22 का डिफरेंस कितना है, 38 और 22 का डिफरेंस कितना है 16 है क्या, तो 16 की वैल्यू कितनी है 3200 है, क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू रखिए, एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, एक की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, इसका निकालना है 15 सही 1/2%, तो ये एक की वैल्यू अगर 200 है तो अपन को निकालनी है 100% की। ये तो 1% की वैल्यू आई है आपकी, ये तो 1% की है, 100% कितनी आ जाएगी 20,000 आ जाएगी क्या। और आपको निकालना है इसका 31%, तो 31% से गुणा कर दिया करो, आपको निकालना है 31%, 31 से कितना है, हाँ 31/2 इसका परसेंट निकालना है। तो 2 से काट दो, ये कितने बार कट जाएगा 10 बार, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 3100। तो आपको एग्जाम में इस तरह से सोल्व करना है आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक्स का मैंने बता दिया है, बाकी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, 16 की वैल्यू कितनी है 3200 है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20,000, और इसका 31/2% आपको निकालना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका बेसिक तो आपको आना ही आना चाहिए। कई बार आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ तो आप बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को कर पाओ बस। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 1/√17 दे रखा है आपको, प्लस 12√2 देखा है। ठीक है, तो इसका मान आप लोगों को निकालना है, इसका मान आप लोगों को निकालना है। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे वो देखिए आप लोग। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि जैसा आपको पता होगा कि a+b का जो फॉर्मूला होता है, a+b का होल स्क्वायर का, वो होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो देखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस 2ab के अंदर मैं क्या मानता हूँ, ये दो तो आपका किसमें आता है फॉर्मूले में आता है। तो ये a कौन सा होता है, ये a होता है आपका पहला नंबर, a क्या होता है आपका पहला नंबर, b होता है आपका सेकंड नंबर, और दो तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले में गुणा करते हैं। तो 2 हटा देंगे तो a बन जाएगा पहला नंबर, b बन जाएगा आपका सेकंड नंबर। तो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए आप लोग। अगर मैं 12√2 को तोड़ूँ, 12√2 को अगर मैं तोड़ूँ तो कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 तो आपका आता है फॉर्मूले के अंदर ही आता है, ये तो आपको पता होगा। इसको क्या लिखता हूँ 6 × √2 लिखता हूँ क्या मैं, 6 × √2 लिखता हूँ क्या मैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ 2 × इसको लिखता हूँ 3 × 2√2 ऐसा लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 2 कितना होगा 6 ही होता है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखिए
इसको मान लेता हूँ पहला नंबर, इसको मान लेता हूँ पहला नंबर ए, इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड नंबर बी, ठीक है। अब आप चेक करिए क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर क्या इनका स्क्वायर यही आ रहा है क्या, 17 ही आ रहा है क्या। देखिए 3 3 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 8, क्या 9 और 8 17 होता है क्या। तो हाँ मैं मान सकता हूँ कि ए और बी आपके क्या है 3 और 2 रूट 2 है, यानी कि दोनों सम कितना आ रहा है 9 और 8 17। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ए और बी आपके 2 नंबर थे, इनका स्क्वायर करोगे आप लोग ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, और दोनों का सम कहाँ आता है, यही आता है क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही आता है क्या। इसके अलावा तो वैसे मैं कह रहा हूँ ये आपका 2ab है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए कितना है आपका 3 है और बी कितना है 2 रूट 2 है। अब देखिए आप लोग, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 ये क्या है आपका, ये आपका बनेगा 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा आपका ये, ठीक है। और होल स्क्वायर बन गया तो आपको पता है कि स्क्वायर से एक ये रूट हट जाएगा आपका, स्क्वायर से आपका ये रूट हट जाएगा, ये हटा दिया मैंने रूट, ठीक है। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसकी जो संख्या है आपका इसका करते हैं हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कैसे, देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2, सोल्व करोगे तो यहाँ भी क्या बनेगा 3 माइनस 2 रूट 2, तो ऊपर तो बन जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 और नीचे क्या बनेगा देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 9 और ये बनेगा 8, तो 9 माइनस 8 कितना बनेगा 1, तो आंसर कितना आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। लेकिन अभी आंसर ये नहीं आया पहली बात तो। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि 1/3 प्लस 2 रूट 2 आ गया मान लीजिए, अगर इनका डिफरेंस अगर एक आ रहा है, जैसे इसका स्क्वायर किया अपने, अगर इनका स्क्वायर का सम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, जैसे 3 3 9 और ये बन रहा है 8, तो 9 माइनस 8 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो डायरेक्ट लिख दिया करो, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक काम करा करो, जब भी डिफरेंस अगर 1 आया डायरेक्ट ही तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करो 3 माइनस 2 रूट 2, आपको ऊपर नीचे गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को जो आंसर निकालना है वो निकालना है पॉइंटों के अंदर, यानी कि निकटतम मान निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना है, निकटतम, तो हम रखेंगे वैल्यू, तो देखिए 3 माइनस 2 इंटू, अब रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, 4 भी होती है लेकिन इसको नहीं लेंगे हम लोग, इतना ही लेंगे 2 डिजिट तक ही, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1.41, गुणा कर लो 3 माइनस 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2, ये बनेगा 8, ये बनेगा 2। अब 3 में से 2.82 आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बनेगा आपका 0.18 के समथिंग बचेगा आपका 0.18। अब ऑप्शन चेक करो आप लोग, ऑप्शन नंबर डी देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो आ रहा है आंसर 0.17, तो क्या इसके नज़दीक ही गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 0.17। आपको इसके निकटतम मान बता देना, निकटतम, निकटतम मतलब उसके आसपास, तो अपना आंसर आया 0.18, तो हम कितना आ गया आंसर 0.17 आपको दिया हुआ है, तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, 2 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के, तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्या करा है देखिए, ए बी और सी ने 1:4:4 के अनुपात में एक पूंजी लगाई। क्या करा है, ए बी और सी हैं, इन्होंने अपनी राशि जो है 1:4:4 में क्या लगाई, पूंजी लगाई, ठीक है। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए ने अपनी पूंजी को डबल कर दिया, ठीक है, और बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है, और सी जो है अपनी पूंजी में कोई भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। आगे क्या करा है, तो वर्ष के अंत में बी का लाभ आपको दे रखा है, तो कुल लाभ आपको निकालना है। देखिए इसने क्या किया है, आपको पता है कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, आपको पता है कि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। इसने क्या करा, 3-3 महीने के अंदर इसने चेंज किया है, तो मैं 3-3 महीने में अगर मैं चेंज करूँगा तो क्या, देखिए 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, तो 3-3 महीनों में इसने डिवाइड किया है। पहले को क्या करा इसने डबल किया है, एक ने आधा किया है और एक ने तो कोई चेंज किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 12 महीने को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, इस रेशियो को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। कैसे, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 8 मान लेता हूँ, इसको भी 8 मान लेता हूँ। मैंने पूरे रेशियो को 2 से गुणा इसलिए किया है ताकि देखिए, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने 2 से गुणा क्यों किया है। मैंने सिर्फ और 2 से गुणा कर दिया, रेशियो तो आपका वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक 3 माह के अंत में ए ने अपनी पूंजी को डबल कर दिया। पहले उसकी पूंजी थी, उसका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 2 था, ठीक है। इसको अमाउंट मान लेता हूँ मैं एक बार, 2 था, इसने डबल कर दिया, तो 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, 4 से हो गया 8, 8 से हो गया 16,
4 साइकिल बनेगी, मैंने बताया ना कि 4 भागों में बांटा है उसने, 3-3 महीने की 4 साइकिल में इसने डिवाइड किया है। तो पहले 3 महीने में राशि थी 2 थी, अगले 3 महीने में इसने डबल कर दी 4 हो गई, अगले 3 महीने में 8 हो गई, और अगले 3 महीने में कितनी हो गई 16 हो गई, डबल कर दी। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, अपनी राशि को आधा कर दिया। तो पहले 8 थी, इसको तो काउंट करो मत, ये तो रेशियो था, इसी रेशियो को मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। अब उसने राशि क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो पहले 4 करेगा, फिर कितना करेगा 2 करेगा, और फिर कितना करेगा 1 करेगा, आधा कर दिया तो, ठीक है ना। इसका आधा ही होगा, इसका आधा ही होगा, और 2 का आधा कितना होगा 1 होगा। अब कह रहा है कि सी ने कोई चेंज नहीं किया। अगर सी ने कोई चेंज नहीं किया तो पहले भी 8 रहेगा, और अब भी 8 रहेगा, और अब भी 8 रहेगा, कोई चेंज नहीं किया इसने अपने आप में, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है, आपको पता है जब प्रॉफिट होता है वो क्या, अमाउंट जो उसका प्रिंसिपल लगाया और इनटू टाइम, यही होता है क्या, प्रॉफिट यही आता है क्या। हम क्या करते हैं, ऐसे रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। देखिए 4 दूनी, इसको गुणा कर लो, एक काम करो, 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 गुणा कर देंगे 16, ठीक है ना। 4 दूनी 8, सॉरी गुणा नहीं करना, जोड़ना है ना, इनको जोड़ना है आप लोगों को। देखिए 16 और 4 20, और 2 32, और 8 कितना आ गया 40, ठीक है। जोड़ना है आप लोगों को, 4 और 2 6 और 8 14 और 16 कितना हो गए, 14 और 16 30 होंगे क्या, हाँ 30 होंगे ना, कुछ गलती हो रही है क्या आज, 30 होंगे ये। वैसे अगर मैं इनको जोड़ूँ तो 8 और 4 12, और 2 14 और कितना आ गया 15 आ गया, और मैं इनको जोड़ूँ कितना आएगा, ये 8 चौक 32 आ जाएगा। तो अब आपको जो रेशियो आएगा, ये आएगा रेशियो प्रॉफिट का, कितना आएगा, ये रेशियो आएगा प्रॉफिट का। अब कुछ स्टूडेंट को इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है कि प्रॉफिट का रेशियो जो निकलता है वो तो अमाउंट और टाइम का निकलता है क्या, यानी आपने जितना प्रिंसिपल लगाया है और कितने टाइम के लगाया, क्या आपका वही प्रॉफिट होता है क्या। देखिए मुझे बताइए आप लोग, अगर मैं यहाँ को 3 से गुणा कर दूँ, ये हर जो है आपका 3-3 महीने में चेंज किया आपने, अगर मैं 3 से गुणा करूँगा, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो क्या 3-3 यहाँ भी गुणा करोगे, 3-3 यहाँ भी गुणा करोगे। लेकिन आप लोग रेशियो निकाल रहे हो तो 3 यहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से, तो क्या 3-3 तो आपस में कट जाएगा क्या। तो आंसर तो आपका रेशियो यही आना है, आपका रेशियो तो फाइनल निकल के यही आएगा, क्योंकि 3 तो आपको कट जाएगा टाइम तो देखिए अब इसने क्या बोला है आगे, इसने आपको बी का हिस्सा दिया हुआ है, बी का जो अमाउंट दिया हुआ है, बी का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 4,50,000, 4,50,000 जो है वो बी का दिया हुआ है इसने, और बी की जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है आपको 15। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट निकालना है, कुल लाभ निकालना है। तो इनका सबका ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिए 30 और 30 60, 60 और 1 70, यह जाएगा वो 77। अब इसको काट दो, 15 से काट दो 3 बार, और 3 से गुणा करो, 3 7 21, और यह जाएगा 231, ठीक है। और 4 जीरो आपको चली रही हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पूछा है कुल लाभ लाखों में पूछा है, तो एक काम करो आप उसको लिख दो 23.1 लगा दो उसको, लाख में पूछा है तो 23.1 लाख, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका है ये डी आपका एकदम सही आंसर है। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया, इसने आपका प्रिंसिपल था जो कि 1:4:4 में था, मैंने इसको क्या किया 2:8:8 में कर लिया। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसने बोला है कि बी का जो प्रिंसिपल है वो इसने हर 3 महीने में क्या कर दिया, आधा कर दिया। अगर मैं 4 मानता, अगर सपोज करो मैं 4 ही मानता यहाँ पर, अगर मैं कोई चेंज नहीं करता, तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, फिर आ जाए 0.5, तो आपका आंसर जो है पॉइंट में आता, फिर आपको गुणा करने में, जोड़ करने में दिक्कत आती। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 4 को पहले ही मैंने 8 मान लिया, और इसको अगर मैं 2 से गुणा किया तो सबको करना पड़ेगा, इसको भी, ठीक है। तो इस रेशियो को मैंने इस रेशियो में चेंज कर लिया। तो ए ने क्या किया, अपने पूंजी को डबल किया है हर 3 महीने के अंदर, 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16। बी ने क्या किया है, अपनी पूंजी को आधा कर दिया, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1 कर दिया। सी ने अपनी पूंजी के अंदर कोई चेंज नहीं किया, तो 8 8 8 8 रख लिया, इनका रेशियो निकाल लिया। बी का रेशियो आपको दे रखा है प्रॉफिट, बी की जगह मैंने बी का मान रख दिया, और आपको टोटल प्रॉफिट निकाला है मैंने 77 से गुणा कर दिया, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, 1 मिनट। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको। चलो पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो इसको। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कर रहा है। एक वस्तु के किसी निश्चित मूल्य पर बेचा गया, एक वस्तु थी उसको किसी निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे मूल्य के 4/5 भाग पर बेचा होता तो 10% की क्या होता, उसका लॉस होता। तो वस्तु को प्रारंभ में कितने % लाभ पर बेचा गया। देखिए क्या कह रहा है ये, एक वस्तु थी आपका, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो मैंने मान लिया कि उसका सेलिंग प्राइस था X, ये आपका पहला वाला सेलिंग प्राइस था।
लेकिन क्या कह रहा है वो, अगर उसे इस मूल्य के 4/5 भाग पर बेचते हैं, यानी कि अगर उसको मैं बात करूं कि उसने इसको इस पर ना बेचकर उसने इसको सेलिंग प्राइस 2 पर बेचा, यानी और कितने बेचा, 4/5 भाग बेचा, इसके 4/5 भाग बेचा, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, 5 चल जाएगा इधर, अगर मैं रेशियो निकालूँ तो इनका, तो रेशियो आ जाएगा इनका 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनका मैंने क्या कर दिया, रेशियो निकाल लिया, पहले कितने बेचा और दूसरी बार उसने कितने बेचा, उसका रेशियो में निकाल लिया। अब क्या कर रहा है, उसको 10% का लॉस होता है। कब होता है 10% का लॉस, जब वो उसको इस रेशियो में बेचता है, जब वो 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचता है तो उसको 10% का क्या होता है, लॉस होता है। 10% का क्या होता है, लॉस होता है। तो 10% का मतलब पता है आपको, 1/10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका 10 रुपये क्या है CP है, तो 1 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10 रुपये का CP है तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मुझे बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्या 9 रुपये ही होना है क्या भाई? 10 रुपये की चीज़ थी, उस पर आप 1 रुपये का लॉस देगा किसी को दोगे ग्राहक को, तो आपको तो कितने रुपये पड़ेगी, वो 9 रुपये पड़ेगी क्या, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। यानी कि मैंने तो ग्राहक को 9 रुपये में दी वो चीज़, 10 रुपये की चीज़ मैंने कितने दी, 9 रुपये में दे दी। तो मुझे आप लोग बताइए CP कितना है आपका, CP है आपका 10 रुपये, ये आपको दे रखा है क्या, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस जो है आपका, सेलिंग प्राइस जो है आपका 4 अनुपात, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका सेलिंग प्राइस ये 2 वाला है। 2 वाला क्यों है, क्योंकि जब वो 4 रुपये में बेचता है तब जाके उसको 10% का लॉस होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना जाएगा आपको, SP2 और CP, इसका जो रेशियो है कितना आएगा, देखिए SP2 कितना है, 9 रुपये है, तो इसके लिखूँगा 9 रुपये लिखूँगा, और CP कितना है आपका 10 रुपये, तो मैंने 10 लिख दिया। अब आपके पास 2 वैल्यू हैं और आपको रेशियो निकालना है। और रेशियो कैसे निकालते हो, देखिए आपको पता है कि SP2 जो है आपका, जो सेकंड टाइम जो आपका बना हुआ सेलिंग प्राइस वो 4 है और यहाँ पर 9 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, सेलिंग प्राइस तो आपका सेम होना चाहिए ना, ये भी SP2 है, ये भी SP2 है, तो ये तो सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे गुना 4 से, ऊपर वाले जो संख्या है इसको तो कर देंगे 9 से गुना, इसको कर देंगे 4 से गुना नीचे वाली को, ताकि दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी। तो देखिए 5 अनुपात, इसको करेंगे 9 से गुना, 9 से करोगे तो कैसे आएगा, देखिए 9 से गुना कर देंगे इसको तो हम लोग, तो ये जाएगा 9 पंजे 45 और ये आ जाएगा 9 चौक 36। ये क्या आ गया आपका SP1 पर, SP1 का रेशियो आ गया और SP2 का रेशियो आ गया। और CP का रेशियो क्या आएगा, देखिए आप क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए 4 से गुणा करेंगे इसको, तो 4 नाम 36, तो ये आपका क्या बन गया, ये तो कॉमन आ ही गया, और 4 से इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। अब आपके पास देखिए SP1 का रेशियो आ गया, SP2 का रेशियो आ गया और 40 भी आ गया CP। अब क्या बोला है आपसे, तो प्रारंभ में वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा गया। तो देखिए मुझे बताइए, प्रारंभ की बात कर रहा है तो 40 की चीज़ तो पहले की बात कर रहा है, तो SP1 की बात कर रहा है, तो 40 की चीज़ को अगर वो 45 में बेचेगा तो 5 रुपये का लाभ होगा, 5 का प्रॉफिट होगा, और कितने पे होगा, 40 पे, इंटू कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5 से काट दो 8 बार, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5, या फिर आप भाग दे लो 12 × 96, तो 12 बचेगा, फिर कितना बचेगा 40, यानी कि 5 बार चल जाएगा 8 से, ठीक है। तो 12.5% क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, आपको कैसे सोल्व करना है, तो फिर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने किसी वस्तु को मान लीजिए कि X रुपये में बेचा पहले, तो अब क्या कर रहा है वो, उसको X रुपये पर नहीं बेचकर उसको बेच रहा है वो उस वस्तु के 4/5 भाग के अंदर, यानी कि इस वस्तु के 4/5 भाग में बेच रहा है। तो मैंने क्या करा है, इनका रेशियो निकाल लिया। अगर ये पहली वस्तु को 5 को इधर ले गया, 4 को इधर ले लिया मैंने, तो रेशियो कितना आ गया, 5 अनुपात 4 आ गया। अब क्या कर रहा है वो, अब क्या कर रहा है, अगर वो सेकंड टाइम बेचता है, यानी कि जब वो 4/5 पे बेचता है, यानी कि 4 रुपये में बेचता है, तो 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस का मतलब होता है कि वस्तु को बेचता है वो 1/10 के अंदर, यानी कि 10 रुपये की चीज़ पर वो 1 रुपये का लॉस खा रहा है, तो बेच कितने में है, 9 रुपये के अंदर। तो मैंने कह दिया कि 9 रुपये में बेच रहा है, तो इसका रेशियो आ गया SP2 का 9 और CP का रेशियो कितना आ गया, 10 आ गया। फिर मैंने क्या किया, आपको पता है कि SP2 ये भी SP2 है, ये भी SP2 है, तो SP2 तो दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग कैसे हो रहे हैं। तो अगर ये 4 वैल्यू है, ये 9 है, तो मैं 9 से इसको गुणा कर दूंगा, ये 36 बन जाएगा। तो 4 को मैं 9 से गुणा करूँगा, ये 36 बन जाएगा। तो क्या रेशियो सेम हो जाएगा आपका, तो मैंने 9 को पूरी से गुणा कर दिया, ठीक है। वैसे मैंने 4 को इस पूरी से गुणा कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया, 45, 36, 40। अब आपके पास SP1 भी है और SP2 भी है और 40 भी है, CP भी है। अब क्या कर रहा है, अगर वो उसको पहले वाले सेलिंग प्राइस से बेचता तो उसका कितने का प्रॉफिट होता, तो 40 की चीज़ को 45 में बेचेगा तो 5 रुपये का लाभ होगा, और 40 पे होगा तो कितना आ जाएगा, 12.5%। ये आपका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और आपको बेहतर तरीके से आपको मैं समझा पाया हूँगा, ऐसे मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो कमेंट में लिख के बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक,
शेयर और कमेंट तो आप लोगों को करते रहना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो करते रहना है, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी इतनी मेहनत मेरे लिए कर दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।